तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको चार तरह के रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे। पहला है वेज, फिर डैश, फिर फिशर, फिर सॉहर्स और फिर न्यूमैन। अब सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं इसी चिट में आपको समझा देती हूँ। वेज में क्या होता है, कार्बन जो है जब 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है तो वो किस तरह से अरेंज होता है। देखो तो क्या होता है ना कि दो जो आपको कार्बन के बॉन्ड्स दिखते हैं वो दोनों के दोनों बॉन्ड्स इन प्लेन रहते हैं और एक आउट ऑफ द प्लेन रहता है और एक इनसाइड द प्लेन रहता है। मतलब कि एक वेज रहता है, एक डैश रहता है। ये जो चीज़ है ये आपने 11th-12th में भी देखी होगी। आपको क्या समझना है, आपको बस ये समझना है कि जो ये दोनों कार्बन्स होते हैं ना, इनका जो टिप होता है, ये कार्बन के जो 2 बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बीच में जो कार्बन है इसका जो टिप है इसके ऊपर से वो दोनों वेज और डैश का फॉर्म स्ट्रक्चर है वो बनता है। याद रखना, देखो ये ऐसा नहीं बनता है। देखो ये टिप के नीचे बन रहा है ना, ये टिप जो है ना ये आपको देखना है ये किधर है। ये अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ वेज और डैश बनेगा, और ये टिप अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ वेज और डैश बनेगा। जैसे कि ये जो टिप दिख रहा है आपको, ये टिप किधर है, नीचे है, तो वेज और डैश बनेगा। समझ में आया? ये जो स्ट्रक्चर है ये सही है, ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब बात कर लेते हैं वेज का मतलब क्या होता है। वेज मतलब होता है इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर, और डैश का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, ये जो चीज़ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लो कि एक अगर अंदर होता है तो एक बाहर होता है। और ये बात याद रखना, वेज जो होता है, ये जो चीज़ होता है ना वेज और डैश, ये जो चीज़ है ये sp3 कार्बन पे ही वैलिड होता है। ये जो है ये sp3 कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड्स है, और 4 बॉन्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता अभी तक तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ाऊंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप मेरे वीडियोज़ पे स्टे ट्यून्ड रहिए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग फिशर की। फिशर में इस तरह से आपने रिप्रेजेंटेशन देखा ही होगा, ग्लूकोज के जब स्ट्रक्चर पढ़ते थे तब तो आपने देखा ही होगा, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो फिशर को। आप बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। सॉहर्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, घोड़े। और आगे बात करते हैं न्यूमैन की। न्यूमैन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, आपको एक सर्कल बनाना पड़ता है, और उस सर्कल से आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि वो आउटर कार्बन है, और जो इनर जो पॉइंट होता है वो इनर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और इनर कार्बन के कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड्स, और उसके बाहर क्या है? 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स क्यों है, 4 क्यों नहीं है? ये चीज़ आपको बता दूं कि ये देखो इसी का ही स्ट्रक्चर ये है, बस इसको आपने क्या किया है, बीच वाले इस चीज़ को आपने क्या किया, ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको पीछे के कार्बन नहीं दिखेंगे, और वही पीछे के कार्बन दिखाने के लिए आपको ये सर्कल मार्क किया हुआ है। समझ में आ रहा है? अब एक और बात आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स इसलिए है क्योंकि उसका जो चौथा बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे भी 2 कार्बन। वेज में क्या था, एक कार्बन को हमने sp3 हाइब्रिडाइज करके दिखाया गया। यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग कन्वर्जन की। याद रखना, जो वेज होता है ना, वो वेज जो है वो फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिशर को आप सॉहर्स या न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कन्वर्जन इस तरीके से होता है। कन्वर्जन कभी वेज, आप कभी भी वेज को ना सॉहर्स में डायरेक्टली नहीं कर सकते कन्वर्ट, मतलब आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये आपके पास वेज है, इस वेज स्ट्रक्चर को अगर आपको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ना आपको पहले उसको फिशर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट चिट में बताऊंगी, फिर जाके ही आप फिशर को सॉहर्स या न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं किस तरह से आप फिशर को सॉहर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके हम हर एक के कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है? आपको सारे समझ में आ जाएंगे, आपको एक भी छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फिशर को आप सॉहर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास ये देखो एक स्ट्रक्चर है फिशर का। अब देखो याद रखना कैसे आपको पता चलेगा कि आपको सॉहर्स कैसे बनाना है। तो पहले तो आपको मैंने बताया कि वाई लगाओ, आगे वाई पीछे वाई। समझ में आया? और उसी दोनों वाई को एक साथ कनेक्ट कर दो। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, सॉहर्स बन जाएगा। अब सॉहर्स घोड़े की टांग बनने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको भी याद रखना है ये फिशर में ना जो भी साइड राइट में जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये देखो ये जो हाइड्रोजन है OH है वो सारे कहाँ पे है, बाहर है, राइट साइड में। तो राइट वाले कहाँ है, बाहर है। तो आपको भी यहाँ पे वही चीज़ें बाहर लिखनी है, मतलब राइट साइड में लगा देनी है। समझ में आ रहा है? अंदर की तरफ कौन से है, लेफ्ट साइड में कौन से हाइड्रोजन है जो कि अंदर की तरफ है। 1 मिनट मेरा कैमरा को थोड़ा सा फोकस करने दो। तो ये अंदर की तरफ है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये जो CH3 है उस चीज़ को यहाँ पे एक्सियल पॉइंट में पूरे लिख दो। समझ में आया किस तरह से आपने कन्वर्ट किया है? अब देखो,
अब इसको आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्या है, चलो ये हमारा हो गया फिशर टू सॉहर्स, आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं वेज टू फिशर। ये है हमारा वेज स्ट्रक्चर। अभी आपको बताया क्या है, दो कार्बन के बॉन्ड्स के जस्ट टिप के ऊपर देखो, और ऊपर आपको एक वेज बनाना है, एक डैश बनाना है। अब आपको क्या करना है, तो ये वेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसको किस तरह से फिशर में चेंज करते हैं। फिशर मतलब ये वाला कन्फिग्रेशन, इस ऐसे कन्फिग्रेशन में चेंज करना है आपको। कैसे करोगे आप इसको, देखो आपको क्या करना है, इसको पहले टिल्ट करना है। आप इस तरह से भी टिल्ट कर सकते हो, इस तरह से भी टिल्ट कर सकते हो। मैंने मान लो कि इस तरफ से टिल्ट किए, तो जब आप इसको टिल्ट करोगे 90 डिग्री पे, मतलब कि ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, इसको आपने क्या किया, ये CH3 ऐसा है, इसको आपने टिल्ट किया 90 डिग्री ऐसे, ये ऐसा था और आपने किस ऐसे टिल्ट किया, ऐसे 90 डिग्री पे टिल्ट किया। जब आप इसको 90 डिग्री पे टिल्ट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, CH3 का एक एंगल दिखेगा। और ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वी शेप का जो एंगल है, इसमें आपको क्या देखना है कि ये एंगल किस तरफ फेस करता है। ये अगर लेफ्ट साइड में फेस कर रहा है तो मान लो कि अगर ये लेफ्ट साइड में फेस करता है, तो जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, एक आई लिखा है और एक एच लिखा है वेज डैश में, तो जो चीज़ वेज में होती है ना, वेज में आपको वो चीज़ इसके फेस के हिसाब से आपको सेट करना है। मतलब इसके फेस में क्या है, लेफ्ट है, तो जो यहाँ पे जो वेज स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको आपको हमेशा लेफ्ट में पॉइंट आउट करना है। समझ में आया, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट, और लेफ्ट देखते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको वेज स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेज मतलब आई, और वही आई को आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में पॉइंट आउट करना है, और बाकी जो राइट एच है वो राइट साइड में रहेगा। समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो अब आपके पास दो कार्बन है, इसको ना आपको क्या करना है, अगेन 90 डिग्री टिल्ट करना है। तो मैं ज़्यादातर इसी साइड में करती हूँ। अब देखो इस एग्जांपल के थ्रू आप सब समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंगल है वो लेफ्ट साइड की तरफ फेस कर रहा है, ये जो एंगल है वो राइट साइड की तरफ फेस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, आपका लेफ्ट इस तरफ है, राइट किस तरफ है, राइट इस तरफ है। समझ में आ रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड की तरफ अगर टिल्ट कर रहा है, मतलब इस साइड में अगर टिल्ट कर रहा है, तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये वेज और डैश देखना है, और वेज और डैश में अब आपको क्या देखना है, वेज देखना है। जो भी ग्रुप वेज साइड में कनेक्टेड है वही कहाँ पे जाएगा, जिस तरफ इसका फेस खुला था। अब ये जो OH है ये क्या है, वेज साइड में खुला हुआ है, वेज के साथ अटैच्ड है, तो ये OH कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड आपका क्या है, फेस किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको ये वाले ग्रुप देखने हैं। इसमें वेज में कौन सा वाला ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये OH कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में जाएगा। देखो ये देखो आप, ये OH है आपका किस साइड में गया, राइट साइड में गया, और CH3 जो है, ये OH जो है वो किस साइड में गया, लेफ्ट साइड में गया, तो देखो लेफ्ट साइड में चला गया। समझ में आया। अब इसको क्या करना है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आपको बताया था ना मैंने कि वेज को ना आप डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकते सॉहर्स में, आपको पहले इस प्रोसीजर से होके जाना पड़ता है। तो देखो अब आपको किस तरह से इसमें चेंज करना है। अभी आपको बताया मैंने, जो बाहर वाले होते हैं उसको बाहर लिखने का, जो अंदर वाले होते हैं वो अंदर लिखने का। अब आप मुझे ये बताओगे कि देखो ना, ये चीज़ जो अंदर आपको लिखना चाहिए, ये तो आपने अलग उल्टा लिखा है, ये OH इधर होना चाहिए, ये H तो इधर होना चाहिए। नहीं दोस्त, हमने इसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर किया है, तो हमको इसमें भी फर्स्ट कार्बन इसको कंसीडर करना है। समझ में आया, हमने इसको इस तरह से कंसीडर किया। आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए। समझ में आया। आगे बात करते हैं। ये देखो एक और फिशर स्ट्रक्चर है। अब इस फिशर स्ट्रक्चर को आपने सॉहर्स में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया आपको अभी बताया मैंने। ये जो ऊपर वाला जो कार्बन होता है इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सेकंड वाला जो कार्बन होता है इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो देखो H और I किस तरह से आपने अरेंज किया, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इसकी। जब आप फिशर को न्यूमैन में कन्वर्ट करते हो तो किस तरह से कन्वर्ट करते हो, पहले आप फिशर को सॉहर्स में कन्वर्ट करते हो, फिर सॉहर्स से फिर उसको आपको न्यूमैन में कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुत सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं है इसमें। देखो आपने जो भी अभी वाई से स्ट्रक्चर बनाया है इसके ऊपर सर्कल लगा दो, बस सेम जो भी लेफ्ट साइड में आई था वो आई लेफ्ट साइड में ही रहेगा, जो H पीछे था वो H पीछे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये अगर आपको इसको ऐसे ना भी करना पड़ेगा ना, तो आप इसको भी डायरेक्टली कर सकते हो। क्या आपको पता है कि जो पहला वाला कार्बन है
यहाँ पे क्या किया है देखो, सॉहर्स में ना आपको इसको फर्स्ट कंसिडर करना पड़ता है, इसको सेकंड कंसिडर करना पड़ता है। और जब आप इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हो ना, तब आपको वैसा ही कन्वर्ट करना पड़ता है जैसे आपने पहले किया था। आप इतना कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बस इतना सा बता देती हूँ कि अगर आप इसको पीछे भी लिखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है अभी एज सच, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। तो चलो मान लो कि मैंने इसको अरेंज कर दिया है, मतलब जो चीज़ लेफ़्ट में थी वो चीज़ मैंने लेफ़्ट में लिख डाली। यहाँ पे जैसे एच और आई लेफ़्ट में है तो वैसे ही मैंने एच और आई लेफ़्ट में लिख डाली, और एच और आई राइट में है तो एच और आई मैंने राइट में लिख डाली, ठीक है ना। इसको मत देखो, अब आपको तो पता ही इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इस साइड में। अब देखो इसको आपको क्या, अब ये जो है ना ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में, इसको स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, तब भी जाके एक प्रॉपर आपको एक न्यूमैन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो भी स्टेबल फॉर्म में, है ना। स्टेबल फॉर्म हमारा मेन वो होता है मोटो। तो याद रखना आपको इसको रोटेट कैसे करना है। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ हम अगले चिन्ह में पढ़ेंगे कि किस तरह से आपको रोटेट करना होता है चीज़ों को। तो बात करते हैं हम लोग रोटेशन ऑफ सॉहर्स। तो देखो वो चीज़ हम वापस जाएंगे उस चीज़ पे, पहले आप देख लो, समझ लो कॉन्सेप्ट किस तरह से रोटेट करते हैं। तो हमारे पास एक सॉहर्स का स्ट्रक्चर है DEF CED सॉरी CAD, वही मैं ढूंढ रही थी एक ही तरह। तो देखो अब देखो किस तरह से, मान लो कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, आपको क्या करना है, एक साइड आपको फिक्स रखना है। क्या करना है, आपको एक साइड फिक्स रखना है। जस्ट आपने एक साइड फिक्स रख दी, अब आपको दूसरे साइड को क्या करना है, टिल्ट रोटेट करना है। अब ये जो आप रोटेशन है ना दोस्त, ये आप ना इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। आपको कैसे करना है, आपको बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट करना है। आपको अगर मान लो कि इस तरफ टिल्ट करना है, अगर आपको ज़रूरी लग रहा है इस तरफ से टिल्ट करना है, तो आपको इस तरह से आप इस तरह से टिल्ट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले 60 डिग्री टिल्ट करना है, तो आपको अगर इसको 60 डिग्री टिल्ट करोगे तो ये यहाँ पे आएगा D, समझ में आ रहा है। ये E है ना, ये इधर आएगा 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री इसकी, तो यहाँ पे आएगा। ये जो F है ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो देखो आपको F इस तरफ दिख गया, D इस तरफ शिफ्ट हुआ दिख गया, E जो है वो इस तरफ दिख गया कि नहीं। अब देखो, अब इसको भी अगर आप अब अगर आप 120 डिग्री शिफ्ट करोगे तो कितना होगा, देखो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, मतलब D E की जगह आ जाएगा, E F की जगह आ जाएगा, F D की जगह। मतलब इस तरह से पूरा एक ही क्लॉक में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। देखो D इस तरफ आ गया, E इस तरफ आ गया, F इस तरफ आ गया, समझ में आया ना। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को ना आप 180 डिग्री भी टिल्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही फिक्स रखना है, दोनों साइड भी आपको टिल्ट करना पड़े तो आपको वो भी कर सकते हो आप। ये तो मैं एक साइड को फिक्स रख के बोल रही हूँ कि मतलब आप एक चीज़ को एक साइड में फिक्स रख के भी कर सकते हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको। आगे बात करते हैं 120 डिग्री 180 डिग्री में किस तरह से रोटेट करते हैं। इसका थोड़ा सा इजी है, देख लो एक बार। ये जो D है ना, जिस साइड में D है, इसके ऑपोजिट साइड में आपको क्या करना है, डॉटेड लाइंस बनाने। और इसके ऑपोजिट साइड में जो डॉटेड लाइंस बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे D आपको अटैच कर देना है। वैसे ही सिमिलरली E का भी ऑपोजिट साइड में डॉटेड लाइंस बना के वहाँ पे E अटैच कर देना, और F का भी ऑपोजिट साइड में F। देखो आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, देखो ऑपोजिट साइड में मैंने D बना दिया, F बना दिया, E बना दिया, समझ में आया। इस तरह से आप इसको टिल्ट कर सकते हो। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि आप किस तरह से फिशर को अगेन इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एक और आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे मैंने आपको अभी बताया। ये जो भी आपके पास फिशर का फॉर्म है, आपको क्या करना है, इसका जब भी आपको ये दिखे ना, आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, पहाड़ बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि आपके लिए आपको अभी अगर वेज फॉर्म में बनाना है, तो आपको मैंने अभी बताया कि वेज फॉर्म में क्या ज़रूरत होती, किसकी ज़रूरत होती है, टिप की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे कोई टिप दिख रहा है कि आप कैसे बनाओगे इसका वेज स्ट्रक्चर, नहीं बना सकते ना। तो इसको आपको इसका अगर आपको टिप मिल जाए तो आप ईजिली पता कर सकते हो कि किस ग्रुप को मेरे को लेफ्ट साइड में रखना है, किस ग्रुप को मुझे राइट साइड में रखना है कि नहीं। तो इसका क्या करोगे, आप पहाड़ बनाओगे। वैसे ही मतलब आपको तो पता ही है ना, ये तो कार्बन ही है, कार्बन को तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो ये देखो हमने बनाया इस तरह से कार्बन, ये CH3 हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो अब टिप्स में हमको ये दोनों ग्रुप्स को अटैच कर देने, कर दिए हमने दोनों ग्रुप्स एज वेज का जो रूल है ना, हमने रूल को फॉलो कर दिया। जो भी टिप थे उसमें हमने हाइड्रोजन OH डाल दिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन पे वेज लगेगा और कौन से वाले में डैश लगेगा, वो चीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो आपको मैंने क्या बताया था, जो चीज़ लेफ्ट में है वही चीज़ यहाँ पे भी लेफ्ट में ही रहेगी। और ये देखो यहाँ पे फेस किस तरफ ओपनड है, लेफ्ट साइड में ओपनड है, और आपके यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है। और आपको मैंने बताया था जो भी चीज़ यहाँ पे वेज, जो भी ग्रुप यहाँ पे वेज में अटैच रहेगी, वही चीज़ वो आगे चल के लेफ्ट साइड में कनेक्टेड हो जाएगी। तो
अब आपको जस्ट उसका उल्टा करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है और वो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में फेस खुला हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको पता ये चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में कौन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। उल्टा करने का मतलब अब आपको उल्टे तरीके से सोचना है चीज़ को, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी राइट साइड में कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फेस राइट साइड में खुला हुआ है, राइट साइड में कौन खुला, हाइड्रोजन खुला है। तो आपको वेज फॉर्म में किसको रखना है, हाइड्रोजन को रखना है। समझ में आया? अब बात करते हैं इसकी। याद रखना हमेशा वेज फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है कि आप प्लेन स्ट्रक्चर को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो कि जो भी अवे फ्रॉम द ग्रुप है, मतलब अवे का मतलब तो आपको पता ही है, डैश मतलब अवे, और इनसाइड मतलब क्या, वेज, ठीक है ना। तो मान लो कि जो भी आपको ऐसे वेज फॉर्म में दिख रहे हैं, उन सबको आपको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, और जो आपको वेज फॉर्म में दिखते हैं उनको हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, हॉरिजॉन्टली अटैच्ड करना कार्बन्स को। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री का रिलेशन, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल, एकायरल मॉलिक्यूल्स, ये सारे। हाँ, अब बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। देखो, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। एकायरल मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो जिसमें कि जो कार्बन होते हैं ना, वो चारों के चारों क्या होते हैं, सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें हो सकता है। उन चारों कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो सेम हो सकता है। अच्छा, एक और आपको एक बात बता देती हूँ, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है वो समझ लो, बस उसका उल्टा ही कायरल होता है। तो देखो, कायरल कंपाउंड जो वो वाले कार्बन्स होते हैं जिनके प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेयर एज एकायरल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अगर कोई भी एक भी प्रेजेंट हो तो वो क्या बन जाता है, एकायरल मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। आपको भी मैंने बताया था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। अच्छा, आपने अगर मेरे से नहीं सुना तो आपने कई और से तो सुना ही होगा, आपने कोई टीचर से तो पढ़ा ही होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो याद रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें या कोई भी मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री में से कुछ भी एक प्रेजेंट हो। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल मतलब ऐसा कार्बन जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। और इसके एग्जांपल्स हम आगे भी देखेंगे, बस आप इसको याद रखना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इनको क्या बोलते हैं, एकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में। देखो, एसिमेट्रिक सेंटर एक अलग चीज़ होती है। क्या होती है वो आपको ये बताती है कि sp3 कार्बन में अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं ये जो चीज़ है ना। ओके, आप कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर जो है ना, ये दोनों के दोनों चीज़ें एक ही होती है, बट याद रखना मॉलिक्यूल अलग बात होती है और सेंटर अलग चीज़ होती है। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था, आगे अगर आप पेज खोल के देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको एकायरल मॉलिक्यूल पढ़ाया था। एकायरल मॉलिक्यूल आपको अभी बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो, इसको आप बीच में से तोड़ सकते हो तो इसमें आपको सिमेट्री तो दिख ही रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आपको सिमेट्री दिख रहा है तो मतलब ये जो है ये एकायरल मॉलिक्यूल तो है ही। इतना तो आपको पता चल गया पहले वाले के एग्जाम्पल देख के। अब ये कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर क्या चीज़ है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो, कायरल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो ये बताता है कि अगर कोई भी कार्बन में चारों कार्बन जो है अगर डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, आई एम सॉरी, जो एक कार्बन है उसके जो बॉन्ड्स है 4, वो अगर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है तो वो क्या हो जाता है, कायरल और एसिमेट्रिक सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। आप कायरल कार्बन्स बोलते हो ना, वही सारे कायरल कार्बन्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि कायरल सेंटर है, वो हमेशा कायरल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। ये उसका एग्जाम्पल है। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आप पहले बोलते थे ना, अगर कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है तो वो क्या हो जाता है, वो कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाते कि नहीं। तो ये जो प्रूफ है ये चीज़ बताता है कि ये प्रूफ ये चीज़ बताता है कि ये एक कायरल मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी ये
कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर दोनों की दोनों चीज़ें दिखाती है। समझ में आया आपको? आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डीएल कन्फिग्रेशन की, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। देखो ये देखो ग्लिसरल्डिहाइड सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, एल्डोज या ग्लूकोज का जो ग्रुप है उसका पार्ट है ये। एल्डोज का जो पार्ट है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लूकोज का पार्ट है। आप ग्लूकोज बनाते हो ना, तो उसके रिंग में अगर सबसे छोटा वाला जो रिंग है ना वो ग्लिसरल्डिहाइड कहलाता है। अगर वो डी में मतलब राइट साइड में अटैच्ड है OH तो उसको आप डी ग्लिसराइड बोलते हो। अगर आपका OH लेफ्ट साइड में अटैच्ड है तो उसको आप एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हो। अच्छा, इसमें आर और एस का अगर चलो इतना हो गया हमारा डीएल का, जितना भी आपको समझना था आपको बता दिया। बाकी जो आप डीएल के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझोगे वो सारे के सारे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में समझोगे, और नेचुरल प्रोडक्ट्स का वीडियो मैं आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे पढ़ाऊंगी, बोर्ड में पढ़ाऊंगी। आगे बात करते हैं आरएस का फुल फॉर्म। आरएस अभी आप पढ़ोगे, आपको तो पता ही, आपने 11th-12th में पढ़ा है कि आपको क्या करना पड़ता है, इसे रोटेट करना पड़ता है, CIP रूल लगा के आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना पड़ता है। अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो आपको अभी बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब बस इसको समझ लीजिए कि आर का फुल फॉर्म क्या होता है, रेक्टस, जिसका मतलब होता है राइट हैंडेड। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड, मतलब इसका फुल फॉर्म है। और CIP का फुल फॉर्म होता है कैन इन गोल्ड प्रीलॉग। क्या? कैन इन गोल्ड प्रीलॉग। आगे बात कर लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, अभी बताया एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनएक्टिव गलत लिखा है मैंने। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं प्रेजेंट हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं हो, या फिर एक ऐसा कार्बन जिसमें कि चारों के चारों जो ग्रुप्स है वो अलग अलग अटैच्ड हो, तो उसी पे ये चीज़ वैलिड होता है। तो सबसे पहले आप CIP रूल समझ लो कि CIP के क्या क्या रूल्स है। हमेशा याद रखना कि जो प्रायोरिटाइज मतलब आप जो प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे जो ग्रुप्स कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसमें आपको किस तरह से प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ जो है वो आपको CIP बताता है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देना है, एटॉमिक नंबर को देना है। जब भी कोई कार्बन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो तो आपके ग्रुप को आपको देखना है कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन के यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को आप क्या करोगे, फर्स्ट पोजीशन दोगे। तो इस तरह से आपको पोजीशन करना है, ऐसे 4 आपको अलग अलग पोजीशन आपको करने हैं। समझ में आया? अगर मान लो कि सेम एटम प्रेजेंट है, मान लो कि यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है और यहाँ पे CH2 और CH2 दोनों प्रेजेंट है, तो क्या करोगे? तो क्या करना है, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम। यहाँ पे आपका तो यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है, आई एम सॉरी, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 CH3 प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एटम में जाना है। तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे देखोगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड है और कार्बन भी अटैच्ड है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एटम की तरफ जाना है, देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन जो है एक तो हाइड्रोजन के साथ भी अटैच्ड है, कार्बन के साथ भी अटैच्ड है, और दूसरा जो कार्बन है उसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे। अच्छा, अगर आप ये चीज़ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके थ्रू आपको बता देती हूँ आपको कैसे CIP रूल लगाना है। क्या? क्योंकि यहाँ पे भी आपको 4 क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट कार्बन्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है, वैलिड है RRS कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। देखो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन, कार्बन, मतलब आपको देखना है कि अटैच किस किस साथ है। ये यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना के तो ऐसे दिखा दिया कि हाइड्रोजन अटैच है, पर एक्चुअल में हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये कार्बन अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा एटम जो है वो इसके साथ कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। डायरेक्टली कौन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है। आप मुझे एक बात बताओ, कार्बन में ज़्यादा एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, या फिर कार्बन का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है? देखो मेरे हिसाब से तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, पहला प्रायोरिटी देना है। अच्छा, सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, दोनों कार्बन दिख रहे हैं जिनमें कि एटॉमिक नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करोगे इस केस में, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिसका जब अगर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तब आपको ये देखना है कि कार्बन किस एटम के साथ अटैच्ड है।
यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो आपको ये भी चीज़ सेम दिख रही है। पर याद रखना कि अगर कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच रहता तो इसको आप सेकंड प्रायोरिटी देते, क्योंकि नाइट्रोजन अगर कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच रहता है, तो आप ये ऑक्सीजन वाले के साथ जो अटैच्ड है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी देते एज कम्पेयर टू दिस। पर यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं दिख रही, दोनों के साथ दोनों ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब आपको देखना है कि आगे क्या है। आगे यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मतलब इसको आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे, फिर इसको थर्ड प्रायोरिटी और फिर इसको फोर्थ प्रायोरिटी। तो समझ में आया आप किस तरह से प्रायोरिटी देना है। अच्छा, आगे देखिए, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या करना है। तब अब उसको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करना है। कैसे करना है देखो, जैसे कि तो देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड है, तो देखो किस तरह से आपको करना है। 1 मिनट में कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दूँ। ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ जब अटैच्ड रहेगा तब देखना आप, ये आपने कर दिया। अब इसी कार्बन के ऊपर आप एक बॉन्ड बनाओ और उसके ऊपर जस्ट कार्बन का उल्टा जो कि नाइट्रोजन है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के जस्ट ऊपर एक बॉन्ड बनाओ और उस नाइट्रोजन का उल्टा जो कि कार्बन है उसको यहाँ पे अटैच कर दो। ठीक वैसे ही नीचे भी एक बनाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको एन के 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। वैसे ही कार्बन के भी यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाने हैं और तीनों में अलग अलग ग्रुप अटैच रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी देखो। तो आपको जस्ट एक गेम खेलना है, ठीक है ना। इसमें कुछ और कुछ खास नहीं है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर रही हूँ। तो चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। तो देखो यहाँ पे भी क्या करना है। अब आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो एक तो कार्बन इसके साथ अटैच रहेगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा कार्बन का ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ, आप कहीं पे भी बना सकते हो। बट मैं बताना ये चाहती हूँ कि कार्बन के साथ बस 2 बॉन्ड अटैच करो और दोनों के दोनों डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, एक दूसरा एटम कनेक्टेड है। तो उसी साइड वाले एटम को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। समझ में आया। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ कार्बन को अटैच कर दो। वैसे यहाँ पे भी देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या करना है आपको, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच करना है और फिर उसके ऊपर क्या करना है, ये वाला कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन यहाँ पे। समझ में आया। अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये साइड वाले जो कार्बन है वो इधर इधर लग जाएंगे, ये वाले कार्बन इधर इधर लग जाएंगे। समझ में आया। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, प्रायोरिटी तो कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको पता करना है कि कौन सा आर है और कौन सा एस है। यही हमारा मुद्दा है। तो अब आपको पता ये चलना चाहिए कि अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी, मैंने तो आपको CIP के थ्रू बता दिया कि प्रायोरिटी किस तरह से सेट करते। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो अगर डैश है, डैश मतलब अभी आपको बताया था। देखो आप जब क्या बोलते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया ये वाला, आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर आएगा। कभी कभार ना आपको क्वेश्चन में वेज डैश फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो वेज डैश फॉर्म में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी डैश में दिख रहा है आपको, तो याद रखना आपको उसको घुमाना है इस तरह से। अब ये आपको मैंने बताया था, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, ये है अब देखो इस कार्बन के साथ कौन कौन से 4 ग्रुप्स अटैच्ड है। एक है O, एक है Br, एक है Cl, एक है H। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑफ कोर्स इसका है। तो Br फर्स्ट, फिर किसका है? Cl का है, फिर किसका है? ऑक्सीजन का है, फिर किसका है? हाइड्रोजन का है। तो आप इसमें नंबरिंग कर दिया आपने। मान लो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हिसाब से इसको रोटेट करना है। फोर्थ वाले को इग्नोर मारो, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह इसको रोटेट करना है। जिस भी साइड से आपको दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साइड में अलाइंड है, तो उस तरह से आपको रोटेट करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट जाएगा घूम के इधर सेकंड की तरफ, सेकंड जाएगा घूम के इधर थर्ड की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, रोटेशन दिखेगा। अब ये यहाँ पे आपको देखना है कि रोटेशन किस तरफ हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है या क्लॉकवाइज हुआ है। ये क्लॉकवाइज होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो मैंने अभी बनाया है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एस हो जाएगा। पर
आपको ये चीज़ भी देखनी कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अटैच्ड है। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो अगर फोर्थ हाइड्रोजन अगर डैश में प्रेजेंट है, ठीक है ना, अगर फोर्थ हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी पे अगर आपको डैश दिख जाता है, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जिस तरफ से ये घूम रहा है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस चीज़ से आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा कि आर कौन सा है। अभी हमने किस तरफ घुमाया था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ घुमा था, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एस हो जाएगा। देखो आप अच्छे से, ये हमने जो घुमाया था कहाँ गया हमारा, ये हमने जो घुमाया था वो कहाँ हो गया, हमारा एस हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना इधर, तो वो हमारा एस कन्फिग्रेशन है। वेज में क्या होता है, वेज अगर ये चौथा ग्रुप जो है, मान लो कि यहाँ पे जो Cl है चौथा ग्रुप, ये जो फोर्थ हाइड्रोजन है, मान लो कि ये OH जो है ये वेज फॉर्म में होता और ये अगर डैश फॉर्म में होता, समझ रहे हो, तो क्या होता, अगर चौथे ग्रुप अगर वेज फॉर्म में अटैच्ड है तो याद रखना जो आर कन्फिग्रेशन, तब अगर हमारा आर कन्फिग्रेशन होता है, मतलब हम इस तरह से घुमा के देखेंगे कि हमारा कौन सा कन्फिग्रेशन होता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी एंटी क्लॉकवाइज तभी एस, जब भी क्लॉकवाइज तभी आर। पर अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो हाइड्रोजन है या फिर फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो अगर डैश फॉर्म में कनेक्टेड होगा तो वो तो एज इट इज़ हम जैसे हम करके आए हैं वैसे ही करेंगे, पर अगर वेज फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो याद रखना आर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एस पे और एस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आर पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए याद रखना इस चीज़ को। इतने शॉर्ट फॉर्म में मैं कोई बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो ऐसे हमने किया था, अगर हमने यहाँ पे देखा कि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूम रहा है और वो अगर एस कन्फिग्रेशन दिखा रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आर कन्फिग्रेशन। तो बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच्ड है, फोर्थ ग्रुप यहाँ पे वेज में अटैच्ड, डैश में अटैच्ड है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना नहीं है। पर अगर ये फोर्थ ग्रुप अगर डैश में वेज में अटैच्ड रहता, वेज में अगर अटैच्ड रहता तो इसको आपको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग वेज वर्टिकल लाइन की। ये तो चलो गया वेज डैश के फॉर्म में अगर हुआ तो फोर्थ प्रायोरिटी को किस तरह से अरेंज करते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल लाइन की। मान लो कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का बताया गया है, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर में आपको किस तरह से RRS निकालना है, ध्यान देना। मैं एक पेन लेके आती हूँ जिससे आपको बता सकूँ। इस ये पेन तो चलता नहीं है तो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों मेरे पास पेन था नहीं तो मैं पेंसिल से ही आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला ग्रुप है, फिर यहाँ पे आपको सेकंड वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको थर्ड वाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको फोर्थ वाला दिख रहा है। समझ में आया? अब देखो आपको किस तरह से टिल्ट करना है, 1 2 3 ऐसे। फोर्थ वाले को इग्नोर मारो, बस घुमाते वक्त इग्नोर मारना, बाद में R और S देखने के लिए तो आपको फोर्थ वाले की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब किस तरह से घुमाइए, किस तरह से घुमाए, इस तरह से। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आपको मैंने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज दिखते ही क्या करोगे आप, R लगाओगे। दिखे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखते ही आप क्या लगाओगे, S लगाओगे। पहला तो आपका ये रूल है। फिर आपको देखना है कि आपका जो फोर्थ ग्रुप है हाइड्रोजन का वो क्या है, वो कहाँ पे है। वो अगर ये देखो वर्टिकल में नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल में। अगर वो हॉरिजॉन्टल में हुआ तो हमेशा उसको क्या करोगे, आप चेंज कर दोगे R में। मतलब अगर आपका आंसर R आया तो उसको आप S में चेंज करोगे, और अगर आपका आंसर S आया तो उसको आप R में चेंज करोगे। अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो अगर कहाँ पे प्रेजेंट है, वो अगर हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है तो। पर अगर वही फोर्थ वाला प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर ऊपर मतलब वर्टिकल में प्रेजेंट होता है ना, वर्टिकल ग्रुप्स में प्रेजेंट होता फोर्थ वाला, तो हमेशा याद रखना वो चेंज नहीं होता। उसका अगर आंसर S आता तो वो S ही रहता, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक वैसा ही था, बस यहाँ पे मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया था। चलो आपको बता देती हूँ कि ये जो ये डैश फॉर्म में जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है वो जो चीज़ है, यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखते ही आपको क्या समझ लेना है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, S है। अब आपको देखना है कि चौथा जो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो वेज में प्रेजेंट है या डैश में प्रेजेंट है। वो ऑफ कोर्स वेज में प्रेजेंट, डैश में प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, उसको चेंज नहीं करना है R में। पर अगर वो वेज में प्रेजेंट होता तो उसको आपको क्या करना होता, चेंज करना होता R में। समझ में आया? चलो दोस्त, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप S और R नहीं समझ पाओगे ना तब आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं आपको ये वाले स्ट्रक्चर के थ्रू समझाती हूँ। देखो
यहाँ पे आपको किस तरह से करना है आर और एस डिटरमाइन। देखो आपको ना बताया जा सकता है कि ये जो सेकेंड कार्बन जो है वो कौन सा कन्फिग्रेशन दिखाता है, आर दिखाता है या एस दिखाता है, और फोर्थ कार्बन जो है वो कौन सा सेकंड और थर्ड जो है वो कौन कौन सा कन्फिग्रेशन दिखाते हैं। ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड वाला कार्बन है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखने में, कैमरा को इधर कंसंट्रेट करती हूँ सो दैट आप इजीली समझ पाओ चीज़ों को अच्छे से। एक मिनट। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे ओ ऑक्सीजन का मैं पहले प्रायोरिटी वाइज सेट करना है इसको। ऑक्सीजन पहले आता है, फिर क्या आता है, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक कार्बन है जिसके साथ कि एक O कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। पर यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ जस्ट CH3 कनेक्टेड, मतलब 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है बट थोड़ा रेजोल्यूशन कम आ रहा है, तो समझो मेरी बात को कि यहाँ पे आपको सेकंड ग्रुप किसको, सेकंड प्रायोरिटी किसको डालना है, इस कार्बन को देना है। थर्ड प्रायोरिटी किसको देना है, इस ग्रुप को देना है। फोर्थ प्रायोरिटी किसको देना है, इसको देना है अकॉर्डिंग टू सेंटर कार्बन। समझ में आ रहा है। अब आपको किस तरह से रोटेट करना है, अभी आपको मैंने बताया फोर्थ वाले को इग्नोर करो और फर्स्ट सेकंड थर्ड को देख के आप रोटेट कर डालो। आपने रोटेट कर दिया, किस तरह से रोटेट हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा याद रखो क्या, एस। समझ में आया। अच्छा अब आपको देखना है कि फोर्थ ग्रुप जो है हमारा वो कहाँ पे अटैच्ड है, वर्टिकल साइड में या हॉरिजॉन्टल साइड में। ये दिख रहा है आपको कहाँ पे अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल साइड में अटैच्ड है। तो फोर्थ हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल साइड में अटैच्ड रहेगा तो क्या करना है, उसको चेंज करना है कि नहीं, आपको ये चीज़ देखना है। तो उसको ऑब्वियसली चेंज करना है, किसमें, आर में चेंज करना है। और अगर ये फोर्थ हाइड्रोजन अगर वर्टिकल में प्रेजेंट होता है तो उसको आपको चेंज नहीं करना होता, वो एज इट इज़ एस का एस रहता, पर यहाँ पे आपको चेंज करना है इसलिए वो आर हो गया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा तो सेकंड वाला जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2। देखो आपको कभी कभार क्वेश्चन में से 2R लिख के आता है तो उसको देख के घबराना मत, मतलब वो बोला गया है कि सेकेंड कार्बन का आर कन्फिग्रेशन है। और फिर इसका क्या होगा, इसको मैं इरेज करके फिर बताती हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो देखो मैं आपके पास लाई हूँ अभी ये वाला कार्बन। अब देखो इसको कैसे, इसके ग्रुप्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहला ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन। फिर क्या है, ये वाला कार्बन जिसके साथ कौन कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है, O कनेक्टेड है, H कनेक्टेड है। पर इस कार्बन के साथ सिर्फ 3 ही H कनेक्टेड है, तो आप किसको सेकंड प्रायोरिटी देना है, इसको सेकंड प्रायोरिटी देना है। फिर किसको थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, फोर्थ वाले को इग्नोर करके फर्स्ट सेकंड थर्ड को घुमाना है। किस तरफ से आपको दिख रहा है, फर्स्ट के पास सेकंड, सेकंड के पास थर्ड। ये देखो इस तरह से घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो 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 अच्छे से देखो, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। घूम रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज देखते ही क्या लगाओगे आप, एस लगाओगे। अच्छा अब आपका फोर्थ कार्बन, फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अटैच्ड है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाले कार्बन पे अटैच्ड है। तो हॉरिजॉन्टल दिखे तो आप उसको आर में चेंज करोगे, जी हाँ आप उसको आर में चेंज करोगे। तो आपका 3 जो है वो भी आर है। तो आपको आपका आंसर क्या है, 2R 3R। समझ में आया, मतलब थर्ड कार्बन में जो अटैच्ड है वो भी आर कन्फिग्रेशन दिखा रहा है। तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल के थ्रू तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि आपको मैं बताना क्या चाहती हूँ। तो चलो अब बात कर लेते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ना कैमरा इस तरफ से इस तरफ हिल गया था, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मैं इसको बार बार चेंज नहीं कर सकती। थोड़ा सा समझाने गई थी तो ऐसा हो गया, बट इट्स नॉट माई फॉल्ट, प्लीज़ मैनेज इट बाई योर सेल्फ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर, चलो ये आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल है तो आर एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस आर में कन्वर्ट हो जाएगा, वगैरह जो भी है। अगर आपको फोर्थ हाइड्रोजन जो है वो अगर इन प्लेन, मतलब कि प्लेन के अंदर देखने को मिले, वेज और डैश में ना देखने को मिले, तो आप क्या करोगे। तो याद रखना ऐसे केस बहुत कम आते हैं एग्जाम में, तो बट आपको याद रखने के लिए बता देती हूँ मैं। इसको सबसे पहले तो आपको फिशर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे इसको कन्वर्ट, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, जो 2 कार्बन्स है, एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन इस तरह से नीचे की तरफ अटैच्ड है। इसको आपको क्या करना है, टिल्ट करके इसको इस तरफ लाना है, ठीक है ना। तो आपको फिर दिखेगा कि इसका फेस किस तरफ खुला है, लेफ्ट साइड में खुला है। तो लेफ्ट साइड में खुलते ही आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में खुला है, तो आपको क्या देखना है, आपको इसका वेज फॉर्म देखना है। वेज फॉर्म कहाँ पे अटैच्ड है, OH में अटैच्ड है। तो ये OH जो है वो आपको कहाँ पे अटैच करना है, जिस तरह से जिस साइड में इसका फेस खुला है, मतलब लेफ्ट साइड में आपको OH डालना है और राइट साइड में आपको ब्रोमीन, ऊपर की तरफ आपको क्या डालना है, आई एम सॉरी, इस साइड में आपको क्या डालना है, क्लोरीन। ऊपर की तरफ क्या डालना है, जो ऊपर की तरफ जिस तरह आपने टिल्ट किया है, ऊपर जो दिख रहा है आपको ऊपर ऊपर, और जो नीचे दिख रहा है वो नीचे। तो चलो आगे बात कर लेते हैं कि जब आपको अगर कभी कभार ना क्वेश्चन में आपको ना ऐसे दिखते हैं
तो सिस और ट्रांस अगर आपको दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि सिस जो है वो उसको आप पहले प्रायोरिटाइज करोगे एज कम्पेयर टू ट्रांस। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए बता रही हूँ, कभी कभार आपको आ सकता है। तो प्रायोरिटी देना भी, बहुत बच्चे ना प्रायोरिटी में ही अटक जाते हैं, फिर वो आर और एस, तो मतलब आर और एस ना बताना बहुत ईजी है बताए, पर कभी कभार ना प्रायोरिटी वाइज वो लोग ऐसा मतलब क्वेश्चन डाल देते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो वो चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। पहले सिस को पहले ट्रांस से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर Z को पहले E से, फिर R को S से, डबल R अगर है तो फिर डबल R इज ग्रेटर देन डबल S, डबल R इज ग्रेटर देन RS। ये चीज़ जो है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स है 4-5 डेकलिन के। देखो सिस, एक मिनट में कैमरा को ठीक कर देती हूँ। डेकलिन जो है वो, अगर ये देखो, जब आपको 2 वेज या 2 डैश दिख जाते हैं किसी भी कार्बन के साथ अटैच्ड, तो पता होना चाहिए कि वो सिस फॉर्म है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं आपको, एक ही साइड में है। अगर ये है तो ये क्या है, एक ही साइड में इनसाइड द प्लेन है ना। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन। तो ये क्या है, ये ट्रांस है। मतलब ये देखो सिस ये होता है कि नहीं, ये देखो ये होता है ना सिस, मतलब दोनों कार्बन जो है वो एक ही साइड में अटैच्ड है ना। और ट्रांस क्या होता है, ये होता है एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। वैसे यहाँ पे भी इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन के फॉर्म में बताएंगे। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब 2 डॉट्स बना दिए तो मान लो कि वो सिस है, और अगर एक डॉट बनाए तो वो ट्रांस है। समझ में आया? अच्छा, ई और जेड का फुल फॉर्म समझ लो। अभी आपको मैं ई और जेड के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। ई का फुल फॉर्म होता है एंटीगन और जेड का फुल फॉर्म होता है जुजामेन, ठीक है ना। कुछ लेफ्ट आउट टॉपिक्स है जो कि है ग्राफ, स्पेसिफिक रोटेशन, कन्फर्मेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर। वो चीज़ जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मैंने कवर नहीं की है, ठीक है ना। अच्छा, नोट्स में मैंने लिखा नहीं था, तो पहले मैं सिस्कॉइड के बारे में और ट्रांसकॉइड के बारे में बता देती हूँ। अगर आपका कार्बन इस तरह से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड एक ही साइड में एक ही फेस में अटैच्ड है, तो वो सिस्कॉइड है। अगर ट्रांस में इस तरह से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इसको ट्रांसकॉइड बोलते हैं। ट्रांस तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। पर ट्रांसकॉइड का थोड़ा सा देख लेना, बिल्कुल सेम जैसा ही दिखता है, बट आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड हमने करा था पहले, वहाँ पे नहीं करना। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड करा था उधर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, और जहाँ पे हमने डबल बॉन्ड रखा था उसको आपको सिंगल करना है। बस उसका उल्टा ही कर दिया हमने। अच्छा, अब इसको देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ई जेड कन्फिग्रेशन कैसे? तो देखो, इसको देख के आपको पता करना है जेड और ई कन्फिग्रेशन, क्योंकि ये जो होता है ना, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे प्रायोरिटाइज कर पाओगे। आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि ई किसको बोलते हैं, जेड किसको बोलते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कब ई लगाओगे, कब जेड लगाओगे, है ना। तो चलो, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगी, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक साइड में हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक साइड में हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सिस और आर और जेड जो है वो कन्फिग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया? वो कब देखने को मिलता है? जब एक साइड में कार्बन, मतलब कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए एल्कीन के दोनों साइड्स में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सिस है या ट्रांस है? ये जो है, ये दोनों तो सेम है, तो नहीं होगा वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एल्कीन है, इस साइड में भी कार्बन है, इस साइड में कार्बन है, दिख रहा है कि नहीं? तो अगर दोनों सेम ही साइड में कार्बन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। जेड को आप क्या रख सकते हो याद? जेड का मतलब होता है सिस, ठीक है ना। ऐसे याद रखना, सिस मतलब जेड। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ऐसे याद रखो, सिस मतलब सिज, जेड, ऐसे करके याद रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, आपका पता नहीं मुझे आप कैसे याद रखते हो। तो कभी कभार आपको दिमाग में ऐसा आ नहीं सकता क्वेश्चन करते वक्त, तो आपको ट्रिक्स के साथ ही याद रखना पड़ता है चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है और दोनों कार्बन कहाँ पे अटैच्ड है? सेम साइड में अटैच्ड है। सेम साइड में अटैच है तो सिस, और सिस है तो क्या आएगा? जेड। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक चीज़ की गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने ना एक कार्बन बनाया नहीं, तो मैं आपको बना के देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है। तो ये कैसे अटैच है? ट्रांसफॉर्म में अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा हमारा ई, जेड। ई हो जाएगा, ट्रांस मतलब ई। तो अगर सिस का अगर जेड होगा तो उसका उल्टा ई ही होगा। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, एक को याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो अब कैसे याद करना है। ये देखो, मैंने बताया ना, अल्कीन के साथ दोनों कार्बन्स क्या है? अपोजिटली अटैच्ड है। अल्कीन के साथ दोनों कार्बन क्या है? सेम साइड में अटैच्ड है। अल्कीन के साथ दोनों कार्बन क्या है? सेम साइड में अटैच्ड है। अब समझ लो इसको। अब देखो इसको कैसे याद करना है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक अल्कीन है जिसमें कि एक डबल डबल डिफरेंट साइड में अटैच्ड है, तो ये ई है। देखो डिफरेंट साइड में अटैच्ड है कार्बन, तो ई है। समझ में आया आपको? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का। ये लास्ट रो है, 2 रोज में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो बात कर लेते हैं अब सुपर इम्पोजेबल इमेजेस के बारे में। मैं 1-1 घंटे का लेक्चर बनाऊंगी, तो अगर 1 घंटा अगर बीच में ख़त्म हो जाता है और मेरा चैप्टर फिर भी रह जाता है, मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करूंगी 1 घंटे में इसका बनाऊं, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो अगर जब बड़ा होता है तो मुश्किल होता है स्टोर करने में। तो चलो बात कर लेते हैं माइंड मैप के बारे में, सुपर इम्पोजेबल के। याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड सुपर इम्पोज करता है, सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक ढक जाता है। जैसे कि ये वाला चिट है, इसको अगर मैं इससे ढक देती हूँ, है ना, तो इतना पार्ट तो ढक गया है ना। तो अगर पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाता है ना चीज़, तब उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? अच्छा, मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड्स बोलते हैं। मतलब जो भी कंपाउंड्स अगर आपको मैं दिखाऊंगी, मान लो कि 2 कंपाउंड्स है, जैसे कि ये वाले कंपाउंड्स, देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। कार्बन के साथ यहाँ पे OH अटैच्ड है, यहाँ पे OCH3 अटैच्ड है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे R अटैच्ड है। सेम वैसा ही एक कार्बन है जिसमें R नहीं, मतलब पकड़ लो कि यहाँ पे RH अटैच्ड है। RH तो नहीं ले सकते, चलो N अटैच्ड है ऐसे मान लो। तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी OH अटैच। देखो मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको कोई और समझाती हूँ। मैं इसको इरेज कर देती हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे खुला मैदान मिल गया है, यहाँ पे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो देखो ये देखो कार्बन के साथ यहाँ पे मान लो कि फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये कैसे दिख रहे हैं आपको? सेम नहीं दिख रहे? बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो ये इसके ऊपर क्या कर सकता है? सुपर इम्पोज कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिकल बोलते हैं। एक और तरीका है सुपर इम्पोज को देखने का, कि जब आपको कहीं अगर सिमेट्रिकल चीज़ें नज़र आ जाती है, मतलब ये देखो यहाँ पे आपको सिमेट्री दिखती हुई नज़र आएगी। मतलब इसको मैं ऊपर से अगर एक प्लेन बना दूँ ऊपर से, तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों हाइड्रोजन एक साथ कनेक्टेड है ना। ऐसे प्लेन बना दूँ तो अगर यहाँ से मैं प्लेन काट दूँ बीच में से, है ना, तो क्या होगा कि कार्बन के दोनों हाफ आपको सेम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिकल है। और अगर ये आइडेंटिकल है, अच्छा आइडेंटिकल नहीं, मतलब अगर आपको प्लेन दिख रहा है, मतलब POS दिख रहा है, तो मतलब अभी आपको दिखाया मैंने, इधर देखो POS दिखता है, तो मतलब वो क्या है? सुपर इम्पोजेबल है। पर अगर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आइसोमर हो जाएगा। समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम, अब देखो, अब अगर यही कनेक्टिविटी ऑफ एटम अगर सेम रहा, तो उसको आप स्टीरियो आइसोमर बोलते हो। अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था, वहाँ पे देखो जो एटम जो है वो एक सेम कनेक्टेड है, सेम तरीके से कनेक्टेड है। पर यहाँ पे देखना, अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोलते हैं। मैंने स्ट्रक्चरल लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। अगर कनेक्टिविटी सेम रहा तो वो स्टीरियो आइसोमर। अब अगर स्टीरियो आइसोमर में मिरर इमेज बनता है तो वो इनैंशियोमर, और अगर नहीं बनता है तो वो डायस्टीरियोमर। इसके कुछ एग्जांपल है, बट मेरे पास उसके एग्जांपल्स हैं नहीं, तो यहाँ पे तो बस मैं आपको जस्ट ऊपर का थियोरेटिकल बता रही हूँ, बस इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। बट इसके क्वेश्चंस जो है वो करना बहुत मैंडेटरी, क्योंकि बहुत एग्जाम में होते हैं और मतलब होते ही है मिस्टेक्स सबसे। तो आपको भी जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो आप इतने से थियोरी के साथ नहीं कर सकते, तो इसका थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन। तो मैं आपको बता के भी चल रही हूँ कि आपको किस किस के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं इनैंशियोमर की क्या क्या कैरेक्टर है। ये बस रिविजन लेक्चर मान लो, ठीक है ना। अगर आपको मिरर इमेज दिख जाता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज दिखता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो चीज़, देखो ये देखो, मैं पहले लिख लेती हूँ, पता है ये कैमरा कंसंट्रेट नहीं होता जब मैं लिखती हूँ। तो देखो ये मैंने बनाया। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि ये आइडेंटिकल है, बहुत बच्चे तो इसको आइडेंटिकल लिख के छोड़ के चले जाएंगे। पहले ही बता रही हूँ, ऐसे काम मैं भी पहले किया करती थी जब मैं 12th क्लास में थी, तब मुझे नॉलेज नहीं हुआ था इन सब चीज़ों का। अगर आप इसके बीच में एक मिरर लगाओगे ना, तब आपको दिखेगा कि ये जो चीज़ है ना बिल्कुल मिरर जैसा है, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी भी सेम है एटम के साथ, तो ये स्टीरियो आइसोमर भी है। और
ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, बिल्कुल आईने में अगर रखोगे तो बिल्कुल ऐसे दिखेंगे, सेम सेम दिखेंगे। तो इसको अगर आप इसके ऊपर बिठा भी दोगे ना तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। तो मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये जो है ये इनएंशियोमर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या है, इनएंशियोमर है, ठीक है ना। लिखने जाऊँगी तो फिर कैमरा कंसंट्रेट नहीं होता। तो चलो आगे बात कर लेती हूँ मैं इसके कि इसका कैरेक्टर क्या है। याद रखना, अगर ये आर कन्फिगर, अगर इसको डिटरमाइन करने का भी एक और तरीका है कि इसके कन्फिग्रेशन को गिन लो। जैसे कि अगर ये आर है तो ये एस होगा, और अगर ये एस है तो ये आर होगा। देखना आपको मिल जाएगा अगर आप क्रॉस चेक भी करोगे तो आपका जो आर होता है ना वो एस में बदलता है, एस जो है वो आर में रहता है। तो मतलब एक दूसरे के इंटरचेंज में रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। पर डायस्टीरियोमर का ना कुछ अलग ही केस है। मतलब अगर आपको एक कंपाउंड में एक आर एस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है ना, तो दूसरा आपको कहीं ना कहीं, मतलब इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने अगर इस पूरे में, और उसका कंपैरिजन मैंने एक दूसरे कंपाउंड के साथ करा दिया, मान लो कि ये आर, ये एस, ये आर, ये एस, ये आर, ये एस दिखा रहा है, तो आपको कोई ना कोई तो ऐसा कार्बन मिल ही जाएगा जो कि आर आर दिखा रहा है, या फिर कोई भी कार्बन ऐसा दिख जाएगा जो एस एस दिखा रहा है। तो मतलब कोई एक भी कार्बन अगर आपको आर आर या फिर एस एस दिखा देता है तो वो डायस्टीरियोमर के कैटेगरी में आ जाता है। पर अगर आपको सारे के सारे आर और इस तरफ भी सारे एस दिख जाते हैं तो आप मान लो कि वो डायस्टीरियोमर है। समझ में, आई एम सॉरी, वो इनएंशियोमर है। और अगर उसमें से कहीं पे भी एक में भी आर आर या एस एस आ जाए तो वो डायस्टीरियोमर है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट, अलीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अलीन्स कैसे होते हैं, ये देखो अलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये होता है अलीन का स्ट्रक्चर। अब अलीन के स्ट्रक्चर को अगर आप इसको पाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, समझ में, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड्स के साथ हमने यहाँ पे छेड़छाड़ी की, इसलिए अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको छेड़छाड़ी क्यों करनी पड़ी वो चीज़ आपको दिखाएंगे अभी। तो देखो, मीज़ो और आइडेंटिकल कंपाउंड को जानने के लिए हमने यहाँ पे करी। तो मीज़ो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होते हैं और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मतलब जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जिनके प्लेन ऑफ सिमेट्री भी और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के दोनों नहीं प्रेजेंट, तो नहीं होते, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जब आपको ये बात याद रखना है, एक मिनट कैमरा, आइडेंटिकल सुपर इम्पोजेबल, मतलब कि अगर आपका जो एन मतलब डबल बॉन्ड, जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये जो डबल बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, वो भी आपस में अटैच्ड होते हैं कार्बन के साथ। वही अगर जब एन की वैल्यूज अगर 2 रहे, मतलब अगर इवन रहे, तो वो क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर होता है। और अगर एन की वैल्यू ऑड रहे और वो प्लेनर रहे तो वो क्या हो जाता, ऑड रहे तो वो प्लेनर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, नॉन प्लेनर का मतलब कि वो प्लेन के बाहर है, और अगर प्लेन के बाहर रहेगा तो क्या होगा, वो मीज़ो कंपाउंड नहीं दिखाएगा। वेयरएज ये जो है ये मीज़ो कंपाउंड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, कि ये अगर एक ही प्लेन में, आप मुझे एक बात बताओ, अगर सारी चीज़ें एक ही प्लेन में रह गई तो आप अगर बीच में से अगर कोई प्लेन पास करते हो, बीच में से ऐसे करके कट करते हो, तो क्या होगा, तो सारा का सारा एक बार में कट जाएगा। तो आपको ये चीज़ तो पता चली जाएगा कि इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ मुझे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, एक मिनट। ये पेज है, ये पेज है, हाँ ये पेज है। इस पेज में जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये सारी जो भी चीज़ें लिखी हुई है, ये अगर एक ही ये देखो, ये वाला पेज, इसी की बात कर रहे हो, हाँ, फोकस ऑन दिस पेज। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है, अगर इसी पेज को मैं इस तरह से ऐसे काटती हूँ, हाँ, इस तरह से ऐसे काट देती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, चीज़ें आपको सेम सेम नहीं दिखेंगी। इस तरफ में जो था वो भी इसी तरफ रहेगा। मान लो कि यहाँ पे इस पेज के इस साइड में हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस साइड में भी हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब मैंने बीच में से प्लेन काटा तो आपको क्या दिखेगी, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। आपको समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, तो मतलब क्या है कि अगर एन ऑड हुआ तो ये क्या दिखाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा और ए कायरल होगा। ये क्या होता है, अगर एन की वैल्यू इवन में रहा तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर होता है। और एक और बात याद रखना, नॉन प्लेनर होने के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कायरल होता है। और पर यहाँ पे ना कंडीशन है एक चीज़ का, यहाँ पे क्या कंडीशन है, हाँ चलो मान लिया मैंने
कि एक इन आउटसाइड द प्लेन चला जाता है, मतलब नॉन प्लेनर होता है, मतलब आउटसाइड द प्लेन, मतलब एक वेज बनेगा, एक डैश बनेगा। पर याद रखना ये भी हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पर इसकी कंडीशन है, वही मैंने नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया। पर ये बात याद रखना, अगर ऑड रहा और ये जो कार्बन्स है इनमें अगर कुछ भी ग्रुप अटैच रहे, कुछ भी ग्रुप, आपको n इज इक्वल टू 3 या ऑड दिखते ही आप कोई कुछ भी इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, आपको उसको हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलना ही है, उसको मीजो बोलना ही है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता ही होता है। पर इन केस ऑफ n जब इवन रहता है और उसमें अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है ना, मान लो कि ए बी नॉट इक्वल टू सी डी ए, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। नक्को क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि सी और डी में से और ए और बी में से एक तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, और वो भी अगर अलग अलग रहा तो आप कैसे करोगे? पर अगर मान लो कि ए बी के इक्वल है, मान लो कि ए बी के इक्वल है, हाँ और सी और डी जो है वो नॉट इक्वल है, तो ये जो हो जाएगा, ये अगर नहीं है इक्वल, तो मान लो कि ये इक्वल भी है और प्लेन के अंदर भी है। हाँ, मान लो कि ये इक्वल भी है, प्लेन के अंदर भी है। तो अगर ये प्लेन के अंदर है तो ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें एक प्लेन में रहेगी, और सी और डी जो होंगे अलग अलग प्लेन में रहेंगे, होंगे कि नहीं? तो अगर मैं उसी अलग प्लेन से एक लाइन काट के ऐसे इस तरफ से ऐसे शिफ्ट कर दूँ, ऐसे मैं सी और डी से एक प्लेन काट के ऐसे प्लेन काट दूँ सी और डी से, तो क्या हो जाएगा? ये ए और बी तो सेम है। मान लो कि ये देखो, ये सी और ये डी है, सी और डी ये है, और यहाँ पे ए और एक साइड में बी अटैच्ड है। क्या बोला मैंने? एक साइड में ए है और एक साइड में बी है, और ये जो भी ये आपको प्लेन दिख रहा है ये सी और डी का प्लेन है। और यहाँ से अगर मैं ऐसे काट दूँ चीज़ों को, तो आपको दिखेगा एक साइड में ए रहेगा, एक साइड में बी रहेगा, और आपको भी बताया गया कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है दोस्त। तो अगर नहीं है इक्वल, आई एम सॉरी, ए और बी जो है वो इक्वल है, तो मतलब आपको पता है कि इस तरफ अगर ए होगा और उस तरफ बी होगा, दोनों अगर एक जैसे हुए तो वो क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। वेयर एज अगर मान लो कि ए और बी जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, पर सी और डी जो है वो इक्वल है ना। अब देखो, ये मैंने प्लेन बनाया, अब इसका लेफ्ट साइड में सी है, राइट साइड में डी है, और सी और डी जो है वो सेम है, और बीच में से मैंने प्लेन काट दिया, ऐसे प्लेन काट दिया बीच में से, तो आपको क्या दिखेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिखेगा? प्रेजेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सी था वो यहाँ पे डी है, और दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों ग्रुप्स एक जैसे, तो वो क्या करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएंगे, ठीक है। पर अगर ए और बी नॉट इक्वल टू सी एंड डी हुआ तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा। समझ में आया? अब देखो ऐसे कंपाउंड का आर और एस कैसे निकालते। एक बात समझ लेना, इसमें से कोई ना कोई तो वेज और डैश में तो होगा ही होगा कि नहीं? तो क्या करना, सबसे पहला प्रायोरिटी आप देना इन प्लेन एटम्स को, मतलब जो एटम्स प्लेन के अंदर होते हैं उनको आपको क्या करना है? पहला प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। वेयरएज जो एटम्स आउट ऑफ द प्लेन होते हैं उनको नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है जो एटम्स प्लेन के अंदर है उनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है उसको 1 देना है, जिसका कम है उसको कम देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करनी है, फिर उस तरह से आपको ऐसे घुमा के चलना है कि कौन सा किस तरफ घूम रहा है। जिस तरह टिल्ट होगा उस तरफ आपको करना ही है, और आपको बता दिया मैंने कि किस तरह से आपको पता करना पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं स्पाइरीन के बारे में। स्पाइरीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल ही सेम होता है इसके अलीन की जैसे, बस यहाँ पे क्या होता है, एक काजू कतली इसमें अटैच रहता है। हंसाने के लिए बोला था मैंने थोड़ा सा, बट समझ लो कि जो डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के, वो एक रिंग फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखता है, बस वही होता है क्या स्पाइरीन का स्ट्रक्चर। बाइफिनाइल का हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्पाइरीन का थोड़ा सा कायरलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। समझ लो कि यहाँ पे ए और बी अटैच्ड है और यहाँ पे सी और डी अटैच्ड है, तो समझ लो कि कोई भी अगर 2 कार्बन एटम अगर सेम है किसी भी कार्बन पे, मान लो कि ए और बी अगर सेम है, और मतलब सेम ही बताया था ना मैंने, जैसे कि ए और बी अगर सेम है या फिर सी और डी अगर सेम है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ये सेम ही चीज़ है, बस इस चीज़ को मैंने रिंग फॉर्म में बना के तुमको थोड़ा सा डरा दिया है और उसका नाम थोड़ा बदल दिया है मैंने। समझ में आया? अब देखो, अब ऑब्वियसली अगर ये जो चीज़ इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन है तो ये जो चीज़ है ये भी इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन रहेगा। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एक प्लेन में रहता है तो दूसरा आउट ऑफ द प्लेन रहता है। इसको देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप स्पाइरीन जो है
एक डबल बॉन्ड का भी रिंग बना सकते हो, 2 डबल बॉन्ड का भी आप रिंग बना सकते हो। उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया कि यहाँ पे जस्ट डबल बॉन्ड को आपको रिंग फॉर्मेट में चेंज करके दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बात कर लेते हैं हम बाइफिनाइल की। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो ये स्ट्रक्चर्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो इसमें जो ए और ए अटैच्ड है और बी जो अटैच्ड है, हमेशा याद रखना एक चीज़, हाँ, ये जो अटैचमेंट होता है ना, ये कुछ भी हो, ये हमेशा जब आप इसमें से प्लेन पास करोगे, ये हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाते हैं, हमेशा। कैसे दिखाता है, क्योंकि आप इसको इस तरफ भी घुमा सकते हो। ये तो बेंजीन आपको ऐसे दिख रहा है, मतलब ये तो आपको एक पेज में दिख रहा है, इस बेंजीन को आप ऐसे भी टिल्ट कर सकते हो, ऐसे भी टिल्ट कर सकते हो, मतलब इसको कैसे भी टिल्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में ना एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट कर सकता है, इधर से उधर, इधर से इधर, समझ में आ रहा है। और ये नीचे वाला भी इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे रोटेट कर सकता है। तो अगर आप बीच में से ऐसे प्लेन काट देते हो, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब ए और ए के बीच में से ऐसे काट, मतलब अगर आप रैंडमली भी कहीं पे भी अगर एक प्लेन काट देते हो, तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर दो कि मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने बेंजीन बनाया और इस साइड में बेंजीन रिंग बना हुआ है मेरा, और इधर ही ए और ए अटैच्ड है, और यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग बनाया मैंने, और यहाँ पे बी और बी अटैच्ड है, और अगर मैंने बीच में से पास किया तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मैं आपको ऐसे भी नहीं बता पा रही, आई एम सॉरी, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा 3D विजुअलाइज करना है। तो दोस्त हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कायरलिटी इन एडमेंटीन से। देखो ये होते हैं एडमेंटीन के स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है, जिसके ऊपर आपको क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है। अब आप मुझसे पूछोगे कि साइक्लोहेक्सेन ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे ही बनाते हैं, बस बीच में से वो गोला जो है वो निकाल देते हैं, मतलब आई मीन डबल बॉन्ड नहीं रहते। पर ये जो है ना, ये चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, याद रखना। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। बस ऐसे समझ लो अभी के लिए कि जो ये चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है ना आपको, उसमें आपको क्या करना है, उसको बेंजीन के साथ अटैच करना है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप एडमेंटीन बोलते हो। मोस्टली ना ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, फोस्फोरस के स्ट्रक्चर्स में आपको दिखते हैं, फोस्फोरस ऑक्साइड्स में। वो आपको मैं फोस्फोरस वाले चैप्टर्स में बता दूंगी मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, पर अभी के लिए समझ लो कि देखो ऊपर लेफ्ट साइड, राइट साइड और कार्बन, ये जो कार्बन के साथ अटैच्ड है जो भी है ग्रुप्स, वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं है। तो बस इस चीज़ को बस इतना सा ही समझना है, ऐसा कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये AR है, मतलब इस चीज़ से आपको बस आपको क्या करना है, आपको बस ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंजीन का, इसको बस एक कार्बन कंसीडर करना है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको कार्बन कंसीडर करना है, और ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो कुछ भी अटैच्ड है उन सबको चारों साइड में अटैच करके देखो कि क्या सेम ग्रुप प्रेजेंट है। अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको तो दिख ही रहा है दोनों में डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आंसा कंपाउंड्स के बारे में। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये सारे क्या है, आंसा कंपाउंड्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आंसर नहीं है, आंसा। हाँ, बहुत बच्चे ANS का मतलब आंसर ही समझ लेंगे मेरी बात। आगे देखो, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स में ना मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि देखो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो देख के पता चल रहा है आपको, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये ऐसे कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, ये CH2 CH2 CH2, जो कि पूरा का पूरा इसका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो बिगाड़ देता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसमें R और S कैसे डिटरमाइन करते हैं। आपको भी पता है अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता तो R और S कैसे डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक कार्बन कंसीडर कर लो और फिर चारों तरफ से ये कर लो, ग्रुप्स को अटैच कर दो, फिर इसका RS कन्फिग्रेशन आप देख सकते हो इजीली, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको भी पता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप इसका RRS बहुत इजीली देख सकते हो, ओके। और यहाँ पे भी ठीक वैसा ही केस है, आप में इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो फिर आप इसका भी RRS इजीली देख सकते हो। कैसे देखना है वो बता रही हूँ। देखो आपको मैंने क्या बताया था पहले कि आपको इन प्लेन वाली चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज करना है। तो इन प्लेन में आपको क्या दिख रही है, एक 1 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ से सर्कल बनाते बनाते आउट ऑफ द प्लेन वाले ग्रुप में आ जाओ।
ठीक है, ऐसे समझ रहा है। तो फिर देखो कि ये क्या है, आर है या एस है। अगर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज देखते मैंने आपको क्या बताया था, ये आर कंपाउंड्स में आएगा, ठीक है ना, आर कन्फिग्रेशन शो करेगा। आगे इसकी बात करते हैं। ये आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स है, आपको क्या करना है, इसको देखने का तरीका, हाँ ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, हाँ तो ये इन हेलिकल स्ट्रक्चर्स में भी कभी कभार आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ये प्लस है या माइनस है। तो उसमें हमेशा याद रखना कि अगर ये देखो प्लस और माइनस यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, तो याद रखना अगर ये प्लस हुआ तो यहाँ पे P लिखना, और अगर ये माइनस हुआ तो यहाँ पे M लिखना, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लस P से स्टार्ट होता है, माइनस M नाम से स्टार्ट होता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। पर इसका R और S कन्फिग्रेशन देखने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको ये डार्क वाले बेंजीन दिख जाते हैं, डार्क बेंजीन का मतलब वो है कि ये वाला बेंजीन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, हाँ तो वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एरो का शुरुआत वहाँ से करना है, और एंड कहाँ पे करना है, इन प्लेन वाले स्ट्रक्चर जहाँ पे ख़त्म होते हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, तो ये किस तरफ घूम रहे हैं, किस तरफ घूम रहे हैं बताओ, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या है, आर है। इसको भी यहाँ पे भी देखो, डार्क वाला बेंजीन का से शुरुआत करो और फिर एंड करो इसको प्लेन वाले कंपाउंड जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो किस तरफ घूम रहे हैं, ये इस तरफ घूम रहे हैं, तो ये क्या है, ये इस तरफ घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या दिखाते हैं, एस दिखाते हैं। अब याद रखना जब भी एस दिखाएंगे ना ये लोग कॉन्फ़िगरेशन, तब वो माइनस, तब उसमें आपको माइनस लिखना है, माइनस मतलब तब वो माइनस है, एम से रिप्रेजेंट करना है। और अगर वो आर कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है तब उसको पी लिखना है, समझ में आया, वो प्लस है। यहाँ पे भी आप वैसे कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ पे ख़त्म करो, आपको ऐसे दिख जाएगा कि मतलब ये किस तरफ से हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऊपर ऊपर से जस्ट मैंने आपको बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो देखो आपको 3 तरह के स्ट्रेन दिखते हैं, एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, दूसरा है स्टेरिक स्ट्रेन, और तीसरा है हमारा, अच्छा 3 स्ट्रेन्स होते हैं, एक तो होते हैं टॉर्शनल, एक होता है स्टेरिक, और तीसरा एक और होता है। और वो जो स्ट्रेन है वो कैसा स्ट्रेन होता है, एक मिनट आपको बताती हूँ मैं, एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो एंगुलर स्ट्रेन जो है ना वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, तो उसको छोड़ो, पहले आप इसको देख लो कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। जो स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन के थ्रू होता है, देखो ऐसे वाला स्ट्रेन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो इसके चलते जो स्ट्रेन लगता है ना, इसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये हर एक कंपाउंड जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, ऑफकोर्स होता है, तभी जाके वो स्ट्रक्चर बनाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन के बारे में। स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है उसमें भी टॉर्शनल स्ट्रेन तो ऑफकोर्स लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के चलते लग रहे हैं। पर स्टेरिक स्ट्रेन जो होते हैं ना, वो एक ऐसा स्ट्रेन होता है जो कि दोनों ग्रुप के बीच में लगता है। जैसे CH3 का पूरा ग्रुप बल्कि ग्रुप के बीच में, देखो CH3 कितने बड़े बड़े ग्रुप है, इनके बीच में क्या लग रहे हैं, स्टेरिक स्ट्रेन लग रहे हैं। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे एक CH3 बनाऊँ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनाऊँ, तो इनके बीच में थोड़ा कम लग रहा है स्टेरिक स्ट्रेन, तो ये चीज़ बताना चाहता है ये स्टेरिक स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। एंगुलर स्ट्रेन एक ऐसा स्ट्रेन होता है जब कोई भी कंपाउंड जिसकी कैपेसिटी होती है, मान लो कि यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, तो मतलब एक कार्बन की कैपेसिटी क्या है कि वो एक sp2 कार्बन की फॉर्मेशन कर सके, ये sp3 कार्बन का फॉर्मेशन कर सकता है। पर अगर आप इसको एक रिंग में बांध दोगे इस कार्बन को, हाँ तो क्या होगा, तो वो अपना जितना उसका एंगल था, मतलब उसकी औकात तो है 109 डिग्री शो करने का, पर जब अगर आप इसको एक क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल में, या फिर उसको ट्रायंगल में नहीं, मतलब उसको अगर रिंग स्ट्रक्चर में उसको स्ट्रेन कर देते हो, है ना, इसको स्ट्रेन करना बोलते हैं उसको। जब इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तब उसको ना आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, और वो जो कंपाउंड होता है बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसको आप इसको ज़बरदस्ती उसका एंगल कम कर रहे हो, उसकी औकात से उसको बाहर लेके जा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो अनस्टेबल एक्सपीरियंस करेगा, और उसके चलते जो स्ट्रेन लग रहा है उस स्ट्रेन को आप बोलते हो एंगुलर स्ट्रेन। तो यही चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं थोड़ा सा आगे, बस आप इतना समझ लो पहले कि स्टेबिलिटी को किस तरह से
स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या क्या होता है ये चीज़ पहले समझ लो। हाँ, तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, पहले क्या होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड, फिर कौन सा होता है पार्टली एक्लिप्स्ड, फिर कौन सा होता है गॉच होता है, फिर क्या होता है स्टेगर्ड होता है। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर है। चलो इसको छोड़ो, पहले स्टेबिलिटी क्या होता है इसका उल्टा होता है। हाँ, स्टेगर्ड मतलब कौन सा स्ट्रक्चर। अब मुझे एक खाली मैदान चाहिए जहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ, थोड़ा सा मिटा देती हूँ इसको तो मैं आपको ईजिली समझा। ये देखो स्टैगर्ड कैसा दिखता है, ये कार्बन बनाया मैंने, अरे यार अब मेरे को पहले ड्राइंग बनाना पड़ेगा फिर दिखाऊंगी। ये देखो दोस्त स्टैगर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या हो रहे हैं सबके सब दूर दूर है। CH3 मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। ऐसे ही मतलब ऐसे बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो है पूरे दूर दूर प्रेजेंट है, 60 डिग्री एंगल्स पे प्रेजेंट है। और ये जो है ये बिल्कुल भी दूर दूर प्रेजेंट नहीं है, एक के ऊपर एक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं एक्लिप्स्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप में से बहुत बच्चों को तो यही पता नहीं होगा कि स्टैगर्ड किसको बोलते हैं, एक्लिप्स किसको बोलते हैं। और मैं जब 12th में थी तो मेरे को भी नहीं पता होता था। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे याद करते हैं। स्टैगर्ड मतलब बिखरा हुआ, ऐसे नाम से ऐसे मान लो। हाँ, स्टैगर्ड मतलब बिखरा हुआ। ओके, और जो जितना ज़्यादा बिखरा रहेगा वो उतना कम क्या करेगा। हाँ, स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन है ना, तो स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो कम एक्सपीरियंस करेगा। वेयरएज ये इन दोनों में क्या होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन भी लगेगा और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों लगेगा। और उसके चलते यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। ज़्यादा रिपल्शन होने के चलते ये ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ ये अगर ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ये क्या होगा, स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल एज कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड। अब इतना अगर आपको पता चल गया ना तो आप इजीली स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। देखो स्टैगर्ड, फिर गॉच मतलब पार्टली स्टैगर्ड मान लो आप। हाँ, गॉच उसका अलग ही रिलेशन होता है। कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है तब तो ये स्टैगर्ड है। पर अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H प्रेजेंट है तब वो गॉच कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मतलब होता जैसे स्टैगर्ड जैसा ही है, मतलब यहाँ पे इस तरह का ही होता है, मतलब 60 डिग्री एंगल्स पे ही होते हैं चीज़ें। पर यहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच रहता है, हाइड्रोजन अटैच रहता है। ठीक है ना, गॉच में यही प्रेजेंट होता है और CH3 इस तरफ प्रेजेंट होता है। क्यों होता है वो चीज़ थोड़ी देर बाद बताऊंगी मैं, पर अभी बस इतना समझ लो कि स्टैगर्ड और गॉच जो है वो एक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है। ये चीज़ तो आपको पता चल ही रहा है इन दोनों में से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उससे कम स्टेबल क्या होगा, पार्टली स्टैगर्ड ऑफ कोर्स। और पार्टली स्टैगर्ड में हमने क्या कौन सा नाम दे रखा है, गॉच। अच्छा, अगर एक्लिप्स सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है तो उससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पार्टली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ऑफ कोर्स उसको मैं उसके आगे लिखूंगी ना। तो इस तरह से आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी आपको स्ट्रेन के बारे में, है ना, कि इसकी कैपेसिटी है 109 डिग्री एंगल बनाने की और इसको औकात से कम कर दिया जाता है, फिर ये अनस्टेबल हो जाता है ना। ये जो चीज़ है वो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको। ध्यान से देखो हमारे पास ये क्या है स्ट्रक्चर, ये है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। और आपको मैंने क्या बताया था कि बहुत पहले जब मैं आपको एडमेंटेन के बारे में बता रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडमेंटेन में जो वो एक बेंजीन रिंग मैंने बनाया था, उसके नीचे मैंने आपको क्या बना के दिया था, एक चेयर फॉर्म बना के दिया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो चेयर फॉर्म होता है बहुत स्टेबल फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का, और उसको लिखने का तरीका ये होता है। क्यों होता है वो बताती हूँ। देखो अब एक sp3 कार्बन होता है ना, उसके पास औकात क्या होती है, उसके पास औकात होती है किस चीज़ की, कितने डिग्री एंगल बनाने की, 120 डिग्री एंगल बनाने की। क्या बोल रही हूँ मैं, एक sp2 हाइब्रिड एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा कुछ गलत लिखा है, आई थिंक सो। क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात बताती हूँ, हाँ अब मेरे को पता चल गया क्या गलती है। देखो sp2 कार्बन जो होता है उसकी औकात होती है 120 डिग्री बनाने की, पर आपको मैंने भी क्या बताया, sp3 कार्बन जो होता है वो 109 डिग्री बनाता है। ठीक है ना, अब याद रखना, अगर sp3 कार्बन 109 डिग्री बनाता है तो अब इसको कितना चाहिए होगा, 109 डिग्री चाहिए, पर ये बना कितना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप पूरा एंगल काउंट करोगे ना, मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर 5 उसको अगर x लेते हो और कितने 1 2 3 4 5 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री अगर लेते हो, ठीक है ना, तो आपको आगे एंगल मिलेगा कितना, 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। मतलब आपको एंगल पता चल जाएगा कि इस कॉर्नर का एंगल कितना है। ठीक है ना,
तो जब आप इसका एंगल निकाल लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसकी जो इतनी एंगल है वो है 120 डिग्री और इसकी औकात कितनी है बनाने की 109 डिग्री की। जब ये अगर ये खुल जाता है ना तब ये 109 डिग्री बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेंड हुआ है, इसको स्ट्रेन किया गया, इसको ज़बरदस्ती इसका एंगल किया है, इसको चेंज किया गया इसके एंगल को। और कितना डिग्री चेंज किया गया, 11 डिग्री में चेंज किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतना स्टेबल नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन को किस तरह से आपको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसको ज़्यादा स्टेबल, इसका स्टेबल फॉर्म क्या हो सकता है। याद रखना चेयर फॉर्म जो होता है हमेशा, मतलब बहुत बार ना आपके कॉलेज में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया होगा कि ना मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। तो हमेशा याद रखना चेयर फॉर्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का। अगर 3-4 बार स्ट्रक्चर बनाओ याद हो जाएगा आपको। और फिर उसको ट्विस्ट कर दो, ये जो चेयर है ना इसको इस उल्टी तरफ ट्विस्ट कर दो, ये लिया और इस तरफ ट्विस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा ट्विस्ट बोट। हमेशा याद रखना जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसका ट्विस्ट फॉर्म उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल। ये देखो चेयर का ट्विस्ट फॉर्म क्या होगा, हाफ चेयर, और हाफ चेयर जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म। तो उसके बाद क्या आता है हमारा ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद आता है हमारा बोट, और बोट के बाद आता है हमारा हाफ चेयर। इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ भी लोगे ना तो भी याद हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको बताया, जिस तरीके से समझाया आपको। अच्छा, अब याद रखो कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, स्टैगर्ड में और गॉच में क्या डिफरेंस है। मैंने जो आपको बताया था उसमें आपको बताया था कि CH3 के सामने अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तब उसको गॉच बोलते हैं। वो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। याद रखना यहाँ पे CH3 ही प्रेजेंट होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट हो तो इसी को हम गॉच बोलते हैं, और अगर यहाँ पे CH3 की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ही इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। क्योंकि गॉच में क्या हो रहा है कि CH3 प्रेजेंट है तो इसके चलते यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा रिपल्शन के चलते गॉच कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। ये चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। पर यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे एक बात याद रखना, गॉच में क्या होता है CH3 60 डिग्री एंगल में प्रेजेंट होता है, पर स्टैगर्ड में क्या होता है CH3 और ये वाले CH3 की जगह H प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको स्टैगर्ड में, ये देखो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिख रहा है। स्टैगर्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रुप है जिसके साइड में OH की जगह H ग्रुप प्रेजेंट है, और स्टैगर्ड में OH की जगह OH वाला ही ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको। तो दो बल्कि ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको। तो कायदे से तो इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस लगना चाहिए और ये कम स्टेबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। पर यहाँ पे क्या है, ये गॉच है, तो यहाँ पे ना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखने को मिलेगा। और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट हेयर, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। समझ में आया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, गॉच इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, हमेशा याद रख लेना। अब बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन को के सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म के बारे में, जो कि है हमारा चेयर फॉर्म। इतनी बार अगर आप चेयर फॉर्म को पढ़ लोगे ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता चेयर फॉर्म को याद करने में। तो चलो अब समझ लेते हैं कि चेयर फॉर्म के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो चेयर फॉर्म में भी अब कई चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, देखो चेयर फॉर्म को ना आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ना जब आप वो वाले चैप्टर्स पढ़ोगी, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ, तब आपको ना ऐसे साइक्लोहेक्सेन के साथ रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, बहुत मतलब बहुत। तो आपको ना तब कन्फ्यूजन होगी। तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि एक्सियल फॉर्म कौन सा होता है, इक्वेटोरियल फॉर्म कौन सा होता है, स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है चेयर का। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप खोल के देखोगे तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। तो आपको बता रही हूँ कैसे याद रखना है। याद रखना चेयर फॉर्म में जो अबव होता है और बिलो होता है, ये जो चीज़ है ये आपको पढ़ना है। और दूसरा होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म, ये दोनों चीज़ आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म कैसे डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, और इन केस ऑफ फ्लिपिंग, मतलब कि इसी चेन को जब आप फ्लिप करते हो, ये जो है ये अबव बिलो और एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ेंगे, और पीछे हम पढ़ेंगे कि जब अगर हम इसको फ्लिप करते हैं तो क्या हो जाता है उसका कंडीशन, अबव का क्या होता है, एक्सियल का क्या होता है, बिलो का क्या होता है, इक्वेटोरियल का क्या होता है, वो पढ़ेंगे। हाँ, तो पहले आप समझ लेते हैं कि चेयर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है ना। तो ए मतलब मान लो एक्सियल वाले और ई मतलब इक्वेटोरियल वाले। अब याद रखना, अब ये देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक टिप दिख रहा है, टिप दिख रहा है कि नहीं, हर एक की एक एक टिप है, दिख रहा है कि नहीं।
आपको बिल्कुल वो वेज फॉर्म डैश फॉर्म में जब मैंने आपको टिप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ठीक वैसा ही है। देखो इसी टिप में आपको क्या करना है, इसी टिप को देखना है कि ये किस तरफ है, पॉइंट किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये टिप जो है ना, ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है ये वाला कार्बन, है ना। तो उठा हुआ दिख रहा है तो मतलब कि ये इसका अगर जो भी ऊपर वाला फॉर्म बनेगा, मतलब इस वाले फॉर्म को ये टिप के ऊपर एक लाइन खींच दोगे तो वो हो जाएगा उसका एक्सियल फॉर्म। ठीक, यहाँ पे भी एक टिप दिखेगा जो कि नीचे की तरफ है ना, ये वी देखो ये नीचे की तरफ है, तो इसके जस्ट नीचे इसके लिए स्ट्रेट एक लाइन खींचो जो कि क्या होगा, हमारा एक्सियल फॉर्म होगा। याद रखना जहाँ पे भी आपको टिप्स दिख रहे हैं उन टिप्स पे आपको क्या करने हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। और वो जो स्ट्रेट लाइन में जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक्सियल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जस्ट उसके साइड में आप एक 60 डिग्री का एंगल बना दो, या फिर मान लो कि उसके जस्ट साइड में एक पोजीशन बना दो जो कि क्या होता है, हमारा इक्वेटोरियल होता है। मतलब एक्सियल को याद रखने का एक ही तरीका है, टिप के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो हो जाएगा उसका एक्सियल पोजीशन, और उसके साइड में कोई भी एक पोजीशन बनाओ जो कि हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आया? ये उसको याद रखने का तरीका है। अब आपको समझना है कि अबव बिलो कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब याद रखना, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ना दोस्त, इसमें जो भी चीज़ आपको ऊपर दिख रही है ना वो सारे अबव है, जो भी चीज़ आपको नीचे दिख रही है ना वो सारे बिलो है। कैसे देखोगे, देखो आपको इसी के चलते दिखा देती हूँ, इसी स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ कैसे देखोगे आप। देखो ये वाला ए दिख रहा है आपको, ये वाला ए जो है कितना ऊपर है, ऊपर है कि नहीं, ये तो देख के आपको पता चलेगा अबव है। ये ई देखो ये नीचे है तो ये बिलो है। इन दोनों में देखो कौन सा ऊपर दिख रहा है आपको, ई ऊपर दिख रहा है तो ये अबव है, ए नीचे दिख रहा है तो ये बिलो है। ये इस स्ट्रक्चर में देखो ए ऊपर दिख रहा है ये अबव है, ई नीचे दिख रहा है ई बिलो है। इसमें देखो ई ऊपर दिख रहा है ई अबव है, ए नीचे दिख रहा है तो ए बिलो है। ऊपर देखो ए ऊपर दिख रहा है अबव है, ई नीचे दिख रहा है बिलो है। इसमें देखो ई ऊपर दिख रहा है अबव है, ए नीचे दिख रहा है बिलो है। ये देखो सारा का सारा मैंने बता दिया, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हो। एक और बात याद रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन देन एक्सियल पोजीशन। समझ में आया? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, और ये चीज़ आगे प्रूफ भी कर दूंगी मैं। अब देखो रिंग को अगर हमने फ्लिप कर दिया, ये जो ये रिंग है ना इसको मैंने इस तरफ टिल्ट कर दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब आप किसी रिंग को फ्लिप करते हो ना तब आप ये वाला सिंबल बना देना, सो डैट एग्जामिनर को दिक्कत ना हो ये समझने में कि आप बताना क्या चाहते हो। तो ठीक है, अगर आप फ्लिप कर देते हो ना तो हमेशा याद रखना एक्सियल जो है ना वो हमेशा इक्वेटोरियल में बदल जाता है। और ये जो आपने यहाँ पे CS3 लिखा है ना, यहाँ पे CS3 लिखते हो आप फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सियल फॉर्म में, ये एक्सियल फॉर्म में होने के चलते इसको आपको अगर आप इसको नीचे लिखोगे ना तो आप इजीली इसको CS3 इक्वेटोरियल फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए इसको इधर लिखा जाता है। हमेशा याद रखना अगर CS3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो क्या होगा, ये CS3 यहाँ पे आ जाता है, ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है। देखो यहाँ पे CS3 आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ पे है, एक्सियल में ना, तो इसको इक्वेटोरियल में लिखना है। देखो तो देखो इसको मैंने क्या कर दिया, तो अब ये जो है वो एक्सियल में प्रेजेंट है, तो इसको मेरे को क्या करना है, एक्सियल में लिखने की जगह इक्वेटोरियल में लिखना है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन। तो ये CS3 इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। और ये CS3 थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है, CS3 वैसे तो एक्सियल पोजीशन में था, इसलिए मैं अभी आपको समझाते वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन में लिख दिया। ठीक वैसे ही ये जो हाइड्रोजन जो था वो कहाँ पे था, एक्सियल पोजीशन में था, इसको मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन में लिख दिया। समझ में आया आपको? अब मैं बताती हूँ ये अबव बिलो का क्या कंसेप्ट है। अगर अबव रहा किसमें, अगर अबव रहा जब आपने ये बनाया तो इसको फ्लिप करते वक्त भी ये अबव ही रहेगा। देखो आपने CS3 यहाँ पे बनाया, ये CS3 अबव का अबव ही रहा, यहाँ पे भी देखो CS3 अबव का अबव ही रहा। ये हमने बिलो बनाया, बिलो का बिलो ही रहा। जब आप उसको ऐसे ही बनाते हो ना जैसे आपको बताया गया है रूल के हिसाब से, तो वो वैसा बन जाता है। देखो इसको अगर आपने यहाँ पे ले लिया, ये हमने यहाँ पे ले लिया, और ये अबव था, ये अबव रह गया, इसको आपने यहाँ पे ले लिया तो ये अबव का अबव ही रह गया। देखा ना आपने, तो अबव अबव ही रहेगा, बिलो बिलो रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगी स्टेबिलिटी का क्या माजरा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल, पर ये उस चीज़ के लिए होता है वैलिड जब आपके पास एक ही सब्सटीट्यूटेड कार्बन हो। पर अब आपके पास ना 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, 1,3 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है। इसका मतलब क्या है दोस्त, अब बताती हूँ मैं। 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन मतलब ये देखो मैंने आपको बना के दिया है यहाँ पे चेयर फॉर्म।
मान लो कि ये है फर्स्ट पोजीशन जो कि है CH3 अटैच्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड, समझ में आया। अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट हुआ तो 1 3 डाई सब्सटीट्यूटेड, अगर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट हुआ 1 4 डाई सब्सटीट्यूटेड, समझ में आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट पोजीशन में अगर सेकेंड पोजीशन में अगर क्या बोलते हैं कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको 1 2 डाई सब्सटीट्यूट बोलते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो 1 3 डाई सब्सटीट्यूटेड, 1 4 में प्रेजेंट है तो 1 4 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, समझ में आया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिस ट्रांस में किस तरह से आपको पता करना है कि कौन सा क्या होगा। तो देखो, अगर आपको एक ट्रिक बता रही हूँ आपको इसको लर्न करने का, देखो सिस ट्रांस सिस, क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है दोस्त, वापस बता रही हूँ, सिस ट्रांस सिस, ठीक है। अगर आपने ये ट्रिक याद कर लिया तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो गया। कैसे, जब आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे ना, तब आपको क्या याद रखना है कि देखो सिस में ना एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। ट्रांस में ना एक होता है एक्सियल, मतलब एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल में बदल जाएगा, एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल में बदल जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल, मतलब डिफरेंट होता है चीज़ें। और ये ट्रांस सिस ट्रांस अगर आप वैसे भी रखना चाहते हो रख सकते हो, पर उसमें क्या होता है एक्सियल एक्सियल रहेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रहेगा और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको ना ऐसा बताया जाएगा कि आपके पास ना 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड आपके पास एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इसका सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है। फिर आप उसको कैसे कैसे डिटरमाइन करोगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको पता करना है। देखो आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक CH3 दे दिया, यहाँ पे एक CH3 दे दिया, फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि चलो इस ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बनाया नहीं जा रहा मुझसे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक हाथ में कैमरा है, तो आपको बताएगी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है। ये एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर एक ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे दिया जाएगा, देखो CH3 ऐसे दे दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे, तब आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि जो ये और एक तो आपको ये दिया जाए, ये तो सिस फॉर्म है ना, ये दोनों, क्यों आई एम सॉरी, ये सिस फॉर्म है। इसको अगर आपको दोनों वेज फॉर्म में भी दिया होता तो ये सिस फॉर्म ही होता, और एक वेज में एक डैश में तो वो ट्रांसफॉर्म है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड में आपको क्या देखना है, आपको देखना है सिस। आपको भी बताया ना मैंने, 1 2 में सिस, 1 3 में ट्रांस, 1 4 में सिस, CTC ऐसे, ये 1 2 का, ये 1 3 का, ये 1 4 का। क्यों, क्योंकि देखो जब आप एक को भी याद रखोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड है, अब मैंने आपको बताया सिस देखना है, तो सिस होगा उसका आंसर। कब होगा, तो देखो यहाँ पे ना क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि सिस में क्या होता है दोस्त, सिस में आपको देखने को मिलेगा, ये देखो सिस में आपको देखने को मिलेगा एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको सिस दिख रहा है, तो मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या ये एक्सियल है, क्या ये इक्वेटोरियल है। तो वो चीज़ जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, इसको साइक्लिक इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में, थोड़ा सा अच्छे से बना के देती हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो, ये अगर देखो इसको आप बना के देखो CH3, और ये आपको क्या बना के दे रहा है, CH3 बना के दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। तो दोनों क्या है, एक एक्सियल फॉर्म में है, एक इक्वेटोरियल फॉर्म में। तो मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। समझ में आया, इस तरह से आपको इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको इसके थ्रू भी बता दिया। आगे बात कर लेते हैं इसकी कि ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है जो कि किसके फॉर्म में है, चेयर फॉर्म में है। यहाँ पे जो एक्सियल फॉर्म ऑफ CH3 है, ये क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है। यहाँ पे ना इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, एक तो ये इक्वेटोरियल वाले कार्बन के बीच में, मिथाइल ग्रुप के बीच में, और एक है ये एक्सियल फॉर्म में जो भी यहाँ पे ग्रुप्स है। तो दोनों के दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करते वक्त तो ये कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी टोटल इंटरेक्शंस होते हैं ना, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शंस। जितने भी इंटरेक्शन ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मतलब इसमें कितने टोटल इंटरेक्शन है, 3 टोटल इंटरेक्शन है, हमेशा याद रखना।
अब एक और इंटरेक्शन कहा जाता है जिसको बोलते हैं डायएक्सियल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन? डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो डायएक्सियल इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है एक्सियल्स के बीच में। समझ में आ रहा है? नाम से पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? नाम से पता चल रहा है एक्सियल के बीच में, मतलब एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में कितने इंटरेक्शन देखने को मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। समझ में आया? अब याद रखना एक चीज कि जब भी 2 कार्बन के बीच में इंटरेक्शन होता है जब भी एक्सियल्स के बीच में इंटरेक्शन होते हैं ना, तो उनके इंटरेक्शन में कितने एंगल मतलब उसका वैल्यू क्या होता है वो चीज़ याद रखना। अगर CH3 के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो 0.9 होता है उसका वैल्यू, और अगर CH3 और H के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है? आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, CH3 और H के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको 0.9 बोलते हैं, और अगर CH3 के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? 3.7। ठीक है ना? कितना एनर्जी यूज होता है? 0.9 का एनर्जी, और यहाँ पे कितना एनर्जी यूज हो रहा है? 3.7 का। तो अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है कि कितना एनर्जी डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, तब आपको कैसे फाइंड आउट करना है? आपको क्या करना है? सबके इंटरेक्शंस को देखने हैं, और अगर CH3 और H के, अगर यहाँ पे कोई CH3 ना प्रेजेंट होता तो यहाँ पे एक H होता, तो CH3 के कितने H प्रेजेंट होते? कितने डायएक्सियल फॉर्म कर सकता था CH3? तो 2 कर सकता था। तो अगर 2 कर सकता था तो फिर वो क्या बनाता? 0.9 इंटू 2, तो 1.8 किलो जूल पर मोल का वो एनर्जी फॉर्म करता था। तो इतना एनर्जी लगता इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि हमने CH3 और CH3 के बीच में इंटरेक्शन कराया, तो कौन सा तो कितना एनर्जी यूज होता है? 3.7। यहाँ पे आपको कितने CH3 थे? 1 2 दिख रहे, तो आपको इंटू 2 भी करके आप कर सकते हो इसको। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी आते हैं कि ब्यूटेन गॉज इंटरेक्शन कितने हो रहे हैं और 1 और 2 कार्बन के बीच में, तो कैसे बताओगे आप? तो आपको पता है CH3 और CH3 के बीच में कितने एंगल कितना वैल्यू होता है? 0.9 3.7 का होता है। पर याद रखना, जब ब्यूटेन गॉज मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल का अगर बात किया जाए ना, तो उतना ही होता है जितना CH के बॉन्ड में होता है। CH3 और CH3 का जब आप क्या करोगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल का इंटरेक्शन जब आप कैलकुलेट करोगे, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करोगे, तब उसकी जो वैल्यू होती है ना 0.9 होती है, जो कि सिमिलर होती है CH3 और H की। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो CH3 और H के 2 होते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो आप 0.9 इंटू 1 लिख के 0.9 कर सकते हो। ये तो मैंने जब इसको हाइड्रोजन कंसीडर किया था तब क्या होगा, तब मैंने इसका इंटू 2 करके बताया था। तो ऐसे आपको समझ में आ गया ना? तो इसका कंक्लूजन क्या है? जब CH3 जब हाइड्रोजन के साथ डायएक्सियल इंटरेक्शन करता है तब कितना एनर्जी का इस्तेमाल होता है? 0.9। और जब ये CH3 के साथ करता है डायएक्सियल इंटरेक्शन, तब कितना एनर्जी यूज होता है? 3.7। याद रखना, अब जितने हाइड्रोजन होंगे उसको इंटू कर देना उसके साथ। और अगर ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन की बात करूँ, या फिर मान लो कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बात करूँ, तो एक बात याद रखना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में कितना एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है? 0.9। समझ में आया? अच्छा, अब इसका कंक्लूजन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन कितने होते हैं, डायएक्सियल कितने होते हैं, और कितनी क्या क्या एनर्जी होती है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दी है, वो आप लिख सकते हो। अब लास्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद ख़त्म हमारा कहानी। तो लास्ट वाले में थोड़ा सा तो स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने का तरीका है, अगर आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में आपको क्या दिया हुआ है? एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। तो ये जो है ना, ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है। देखो, आप बीच में से प्लेन पास कर सकते हो, दोनों के दोनों आपको फिर सेम दिखते हैं। तो बीच में से प्लेन पास करने के बाद अगर आपको दोनों साइड सेम दिखते हैं तो वो क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। ये क्या है? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये जो है ये सिमेट्रिकल है। देखो, CH2OH बीच में से प्लेन पास करो तो ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है ना? तो अगर सिमेट्रिकल फॉर्म है तो इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है इवन, एक होता है ऑड। क्यों? क्योंकि देखो, ये क्या है? ये जो मैंने स्टार बना रखा है, स्टार क्या है? ये स्टार है कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये जो है कायरल कार्बन है, ये जो है ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन जितने होते हैं उतने आपको क्या करने हैं? स्टार मार्क कर देने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने हैं। इसमें 2 है, इसमें कितने हैं? 3 है। तो अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स अगर ऑड में होता है, अगर ये देखो सिमेट्रिकल के केस की बात कर रही हूँ पहले, अनसिमेट्रिकल का बहुत ईजी है, बाद में बात करेंगे, पहले बस सिमेट्रिकल का याद रख लो। अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिकल कायरल कार्बन अगर इवन में है तो क्या होगा? हमेशा याद रखना, उसमें जो क्या बोलते हैं,
उसमें आपको किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, आपको एक तरीका बता रही हूँ, 1 मिनट आप रुको पॉज। तो उसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2-1। और ये जो पार्ट होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखाता है, और ये जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव को दिखाता है। मतलब कि इसमें कितने टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, 2 टू द पावर n-1। अब n की वैल्यू अगर इवन में है तो मतलब अब जो पिछला केस था उसमें कितने थे n की वैल्यू, 2 थे, तो यहाँ पे n में यहाँ पे 2 लगाना है, 2-1 2, 2-1 1, और 2 की पावर 1 2 होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं यहाँ पे 2 है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं n/2-1। और अगर दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको पता चल जाएगी, और इसके थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और EP क्या होता है, इनएंशियोमेरिक पेयर। इनएंशियोमेरिक पेयर मतलब कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आपको पता है कि इनएंशियोमेरिक पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो उसको डिवाइड कर दो ऑप्टिकली एक्टिव में का, किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर दो। समझ में आया। अगर n ऑड में है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला। इसको मत याद करो, ठीक है ना, मैं तो पहले ही बता रही हूँ, इसको याद कर लो, इतना काफ़ी है। ये वाला मैं थोड़ा सा और अच्छे से कंसंट्रेट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखो, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 2n-1 प्लस 2n+1-1। क्या लिखा है मैंने, अच्छा यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के देती हूँ मैं आपको। 2, 1 मिनट, लिखते वक्त ना ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता है कैमरा, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये है फॉर्मूला, 2n-1 प्लस 2 टू द पावर n+1/2-1। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले भी अगर एक बार पढ़ के भी जाते हो ना तो आराम से, मतलब 3-4 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लेते हो ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि आपके दिमाग में एक एक चीज़ आपके दिमाग में रहे। तो ये होता है फॉर्मूला। ये 2n-1 जो इतना सा जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है ना, ये आपको बताता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट का होता है, और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव का पार्ट। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा, इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे ना 2 के साथ तो इनएंशियोमेरिक पेयर भी निकल जाएगा। और अगर आप ये वाला पार्ट करते हो तो ये इससे आपको मीजो कंपाउंड का भी पता चल जाएगा कितने हैं। हाँ, और तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर पता चल जाएंगे। ये किसका है, n जब क्या होता है, ऑड होता है, किसमें, सिमेट्रिक में, किसमें, सिमेट्रिक में, ठीक है ना। पर अनसिमेट्रिकल का क्या है, बहुत इजी है। जब भी आपको कोई भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड दिख जाए तो उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, 2 टू द पावर n, कितने, 2 टू द पावर n। और 2 टू द पावर n में कितने इनएंशियोमेरिक पेयर होंगे, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, बहुत ईजी है, उसमें बस 2 टू द पावर n की वैल्यू डाल दो बस। और यहाँ पे क्या आपको n-1 करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे n+1/2 करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड जाता है बट बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के मैं वीडियोज़ बनाऊंगी सो दैट आपके दिमाग में ये छप जाए चीज़ें, ठीक है ना। बाद में बनाऊंगी, अभी इसको सीरीज़ को कंप्लीट करने का मेरा प्लान है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, लास्ट है, बस कुछ नहीं है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं साइक्लोहेक्सेन का। ये देखो, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है आपको, ये साइक्लोहेक्सेन को ना आप ऐसे भी बना सकते हो। ये जो ये इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट का फोटो ले लो और इधर ही चिपका दो। ये जितना भी आपने पार्ट यहाँ पे देखा है ना, इतना सा पार्ट, ये देखो इतना सा पार्ट, ये यहाँ पे चिपका दो। ये हो गया इस साइड का और ये हो गया इस साइड का। ये दोनों साइड का मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दिया। फिर दोनों को एक साथ अटैच कर दो एक CH2 लगा के। समझ में आया, इस तरह से आप इसको न्यूमैन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप पहले से रेडी रहना। तो इसके साथ होता है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।